हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमको इकोनॉमिक्स में आगे बात करनी है। आज हमें बेसिकली पढ़ना है, हमें टैक्सेस के बारे में, करों के बारे में हमें पढ़ना है। कल जो इकोनॉमिकल सर्वे था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो, जब हम बात करते हैं करों की, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है? आवाज वगैरह चलो चेक कर लेना, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है। हम जब बात करते हैं करों की, आ जाओ फटाफट से। करों की हम बात करते हैं, यानी हम टैक्सेस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमको एक बात ये ध्यान रख लेनी है, ये कर क्या होते हैं। कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। कर क्या होता है? कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। ये जिस पे लगता है उसे पे करना ही करना होता है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, कर क्या होता है सर? कर एक अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य कर एक क्या होता है? एक अनिवार्य भुगतान होता है, भुगतान है, ठीक है। ये जिस पे लगता है उसे पे करना ही होता है। अब बात यह है सर, आखिर कर लगता किस पे है? ठीक है, आखिर कर लगता किस पे है? क्या किसी इंसान पे लगता है? इंसान पे लगता है, या उसकी जो इनकम है उस पे लगता है? एक बात याद रखना, टैक्स जो है ये किसी इंसान पे नहीं लगता है, बल्कि उसकी आय पे लगता है। किस पे लगता है? उसकी आय पे लगता है। आय पे जो लगेगा वो आयकर होगा, बाकी जो कंपनी पे लग रहा है वो निगम कर हो गया, बाकी और भी लगते हैं, उनका हम धीरे धीरे बातें करेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है, कर जिस पे लगता है या जिसको आधार बना के कर लगाया जाता है उसे कर आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कर आधार। तो एक बात समझिए आपने, मैं लिखा बे, कर जो है, कर कर जिसे आधार बना के लगाते हैं। कर जिसे क्या लगाते हैं हम? जिसे आधार, जिसे आधार बनाकर कर लगाए जाते हैं उसे कहते हैं कर आधार। उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे कर आधार कहते हैं, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे मैंने कह दिया पे, मैंने कह दिया एक लड़का है यहाँ पे, मैंने कहा पे सोहन एक लड़का है, ठीक है। ये सोहन जो है इसकी इनकम है 100 रुपए। इनकम कितनी है इसकी? 100 रुपए इसकी इनकम है। अगर इस बंदे की इनकम 100 रुपए है तो जो कर लगेगा वो इस 100 रुपए पे लगेगा, ना कि सोहन पे। इसका मतलब इस पे जो लगने वाला कर का आधार है वो कितना आपका पे? 100 रुपए, ठीक है। तो सोहन पे जो कर लग रहा है उसका आधार कितना हो गया आपका पे? 100 रुपए, ठीक है। सोहन पे जो कर लग रहा है उसका आधार कितना है आपका पे? 100 रुपए उसका आधार है। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आनी चाहिए है, ज्यादा कोई इशू नहीं है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है आपको? मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो, तो क्या बोलेंगे इसका बे? कर आधार क्या होता है? जब कर पे लगाया जाता है, ठीक। अब देखो बे, एक बात और यहां पे आपको समझने वाली बात है। देखो, जैसे ये तो आपकी सोहन की बात हो गई, मैंने कहा कोई कंपनी है, मैंने कहा कंपनी है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी होती है, ब्रिटानिया है, बजाज है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है। कंपनी पे जो कर लगता है, ठीक है, सोहन पे जो, सोहन की इनकम इनकम कितनी थी? 100 रुपए। इस पे तो लगा 100 रुपए पे कर लगा, इसे हम बोले कर आधार। लेकिन ये कर कौन सा हो गया? आयकर। ये कर कौन सा होगा आपका बे? आयकर हो गया, ठीक है। तो आयकर का आधार क्या होता है? आय। आयकर का आधार क्या होता है? आय, ठीक है। जैसे अब कंपनी है, कंपनी पे जो कर लगता है उसे कहते हैं निगम कर। उसे क्या बोलते हैं? उसे निगम कर कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं निगम कर। आपको लिखते चलना है, ठीक है। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। अब ध्यान सर, ये कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है? क्या कंपनी पे लगता है? नहीं, याद रखना, कंपनी जो लाभ कमाती है, कंपनी का जो लाभ होता है उस पर यह कर लगता है, या कंपनी के जो लाभांश है, लाभ का जो अंश है उस पे लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो निगम कर है सर, ये किस पे लगता है? कंपनी के लाभ, कंपनी के जो प्रॉफिट लाभ है या फिर उसका जो लाभांश है उस पे ये कर लगता है। क्लियर गया? इसका मतलब जो आपका ये निगम कर है, इस निगम कर का कर आधार क्या हुआ?
कंपनी के लाभ और लाभांश। क्या आपको इसकी बात समझ आ गई है? कंपनी के लाभ और लाभांश क्या हुआ? इसका कर आधार हुआ, क्योंकि इसी पे ही कर लेगा, इस कंपनी पे कर नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब यहां पे तो आपको मूल बात आपको समझ आ गई है। फिलहाल अभी तक आपको क्या समझ आया? आपको समझ आया कर क्या होता है सर? एक अनिवार्य भुगतान होता है, जिस पे कर लगता है उसे चुकाना ही पड़ता है। कर जिसे आधार बना के लगाते हैं उसे कर आधार कहते हैं। मैंने कहा जो सोहन की आय अगर 100 रुपए की है तो इस पे आयकर लगेगा, किस पे लगेगा? 100 रुपए पे। तो सोहन की आयकर का जो आधार है वो क्या है? 100 रुपए है। ठीक है, तो आयकर का आधार क्या होता है? आय। निगम कर जो कंपनी पे लगता है इसका आधार क्या होता है? लाभ या फिर लाभांश। ठीक है, हम ये बोलेंगे। अब यहां पे मैं आपको एक अगली बात समझाता हूं। ठीक है, एक आप हेडिंग यहां पे, एक होता आपका उपकर। ठीक है, एक आपका होता है यहाँ पे उपकर जिसे हम सेस कहते हैं, और एक होता है अधिभार। आप इनको समझो, एक यहां पे आप लिखो उपकर, उपकर, और एक आप हम लिखो अधिभार, अधिभार। ठीक है, उपकर और अधिभार। ठीक है, देखो यहां पे जो ये उपकर होता है, तो स्क्रीन चेक करो, जो ये उपकर होता है, ठीक है, ठीक है, चलो स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? एक बार मुझे बता देना। ठीक है, चलो दिख रहा है ना? चलो ठीक है, देखो उपकर को हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेस। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में सेस कहा जाता है। ठीक है, SESS, इसे बोलते हैं सेस। और इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं सरचार्ज। इसे क्या बोलते हैं? इसे सरचार्ज कहते हैं। अब देखो ये होते क्या है, देखो चाहे आप उपकर कह दो चाहे आप कह दो अधिभार, ध्यान रखना ये दोनों ही क्या होते हैं? कर के ऊपर लगने वाले कर होते हैं। ठीक है, दोनों ही सर क्या होते हैं? ये कर के ऊपर, कर के ऊपर लगने वाले कर, कर के ऊपर लगने वाले कर होते हैं। कर के ऊपर लगने वाले कर, कल के लिए मत छोड़ना, आज ही लिख लेना, आज ही पढ़ लेना, टैक्सेस। ठीक है, कर के ऊपर लगने वाले क्या होते हैं? ये कर होते हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग तरह से लगते हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरह से लगते हैं, इसलिए एक को हम उपकर कहते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं? अधिभार, या फिर हम बोलते हैं सरचार्ज। अब ध्यान रखना सर होता कैसे है, कैसे ये लगते हैं, ध्यान रखना पे। देखो ये जो चाहे उपकर है चाहे अधिभार है, ये दोनों ही एक विशेष उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अगर वो उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो ये दोनों कर भी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात यहां पे और लिख लेनी है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? विशेष उद्देश्य के लिए लगते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए लगते हैं, ये के लिए लगते हैं। ठीक है, अगर क्या हो गया सर? अगर उद्देश्य अगर आपका समाप्त हो गया, ठीक है, तो ये कर भी आपके समाप्त हो जाते हैं। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो हम जरा बात समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए हमें जैसे जैसे एक बार आप और समझिए, जैसे जो सोहन है, सोहन है, इसकी इनकम कितनी थी सर? 100 रुपए। इसकी इनकम कितनी थी? 100 रुपए। ठीक है, तो इसका कर का आधार क्या हुआ? 100 रुपए का। सरकार ने क्या किया? इसके ऊपर क्या लगाया? आयकर लगाया। क्या लगाया सर? इसके ऊपर आयकर लगाया। मैंने मान लिया सरकार ने इसके ऊपर जो आयकर लगाया है, ठीक है, वो लगा दिया 30%। कितना लगाना पे? 30% का इसके ऊपर आयकर लगा दिया। ठीक, अब बात समझो, तो ये बंदा जमा कितने रुपए करेगा भाई? ये बंदा जमा कितना करेगा? ये बंदा 30 रुपए जमा करेगा। जमा कितना किया इसने? 30 रुपए। भाई 100 का 30% कितना हो गया? 30 रुपए। ठीक हो, ठीक है। अब ध्यान रखना आप, ये तो हो गया आपका कर आधार, ये तो क्या हो गया आपका कर आधार। ठीक है, कर कितना लगा आपका? 30%, मतलब कितना हुआ आपका? 30 रुपए। ठीक है, जो कर आधार पे जो कर लगता है, कर आधार पे जो कर लगता है, इसे कहते हैं कर दायित्व। क्या बोलते हैं इसको? कर दायित्व। कर दायित्व फाइनली कितना जमा हुआ? 30 रुपए। ठीक है, जो इसने जमा किया है इसे कहते हैं कर दायित्व। ठीक है, ठीक है, ये इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं इसको कर दायित्व। और वैसे बेसिकली क्या है? ये यह कर की मात्रा।
इसी को कहते हैं कर की मात्रा, चाहे कर दायित्व कह लो, चाहे कह लो कर की मात्रा कह लो। क्या आप बात ठीक है? चाहे आप कर दायित्व कह लो, चाहे आप कह लो आप कर की मात्रा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक बात समझो जरा ध्यान से, एक बात जरा ध्यान समझो, ठीक है? देखो अबे सोहन की इनकम कितनी थी? सोहन की इनकम कितनी? 100 रुपए। कर आयकर कितना लगा? क्या होगी? कोई परेशानी? ठीक है, ठीक हो गया है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, जरा बात समझ लेते हैं। ठीक है, चलो फिर हम यहाँ पे एक दो बात हम यहाँ पे और समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट का समय देना। हाँ, 1 मिनट का आप मुझे समय देना, 1 मिनट का समय देना। सुनील, चल रहा है तो यहां तक आपको समझ सोहन का इनकम कितनी? 100 रुपए। आयकर कितना लग गया? 30%, यानी कर दायित्व कितना हो गया इसका? 30 रुपए। अब देखो समझा एक बात, ठीक है? अब देखो होता क्या है, जो ये कर जो क्या है आपका अब आप समझते हैं उपकर को। देखो उपकर क्या है? उपकर क्या है? जब सर सोहन की आय के ऊपर क्या लग गया? 30 रुपए का टैक्स लग गया, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या होता है, सरकार क्या करती है? आयकर लगा देती है। वो तो लग गया आपका कितना? 30%। यानी कि सरकार ने कितना रुपए ले लिया आपके? 100 रुपए में से कितने रुपए ले लिए? 30 रुपए, ये आपने जमा कर दिया। अब ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर, ये तो आपका अलग हो गया, लेकिन जब सरकार इस 30% से अलग, इस 30% से अलग सरकार क्या करती है? इस कर आधार पे एक और कर लगा देती है, ठीक है? सरकार ने कहा अभी विपरीत स्थितियां चल रही हैं कोई विशेष उद्देश्य के लिए, सरकार ने कहा आयकर पे, जो आपका आयकर है, इस पे हम क्या करेंगे? 2% हम क्या करेंगे? उपकर लगाएंगे। 2% हम क्या करेंगे? आप पे उपकर लगाएंगे। तो क्या करेगी सरकार ने आपसे? 100 रुपए में से 30 रुपए तो सरकार ने पहले ले लिए थे, अब 100 रुपए का 2%, 70 रुपए का नहीं, 100 ही रुपए का 2% सरकार आपसे 2 रुपए क्या करेगी? सरकार आपसे एक्स्ट्रा ले लेगी। कितने रुपए लेगी आपका? 2 रुपए सरकार ने आपसे क्या किया? एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है? तो इसी 2 रुपए को ही उपकर कहा जाता है। इस 2 रुपए को हम क्या कहते हैं? उपकर कहते हैं, ठीक है? अब आपको बात क्या समझ आई? आपको बात ये समझ आ गई है कि जो उपकर होता है, ये उपकर सर किस पे लगता है? ये 100 रुपए पर। और ये 100 रुपए क्या था आपका? कर आधार। ये 100 रुपए क्या था आपका? कर आधार। तो इसका मतलब क्या हो गया? उपकर हमेशा किस पे लगता है? कर आधार पे लगता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? उपकर किस पे लगेगा आपका? कर आधार पे, ठीक है? कर के ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर आयकर तो लगा ही था 30% का, इसमें 2% सरकार ने और उपकर लगा दिया। 30 रुपए तो सरकार ये ले गई, 2 रुपए ये ले गई, तो इसे क्या कहेंगे? उपकर कहेंगे। लेकिन दूसरा जो आपका अधिभार होता है, अधिभार, वो इस आय पे नहीं लगता, वो कर आधार पे नहीं लगता है, वो लगता है कर दायित्व के ऊपर। ठीक हो गया, ठीक है? याद रखना, सरकार विशेष उद्देश्य के लिए क्या करती है? जो कर दायित्व है, इसके ऊपर सरकार क्या करती है? जब एक्स्ट्रा कर लगा देती है, ठीक है? सरकार ने कहा कि हम इस 30 रुपए पे हम 1% क्या लेंगे? हम 1% क्या लगाएंगे? अधिभार लगाएंगे। क्या यहां पे? 1% हम अधिभार लगाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इस 30 रुपए का 1%, ठीक है,
30 रुपए का 1% मतलब 0.33 जैसा ऐसा कुछ, ठीक है, लगभग कितना बे 0.33 इतने रुपए सरकार आपसे और लेगी। इसका मतलब अगर सोहन की आय पे 30% का आयकर, 2% का उपकर और 1% का अगर अधिभार लगा है तो टोटल सोहन ने कितने रुपए दिए भाई? टोटल सोहन ने दिए 30 रुपए का, तो इसने दिया आयकर, 30 रुपए क्या दिया इसने? आयकर दिया, ठीक है। 2 रुपए का इसने क्या दिया? उपकर दिया, ठीक है। आयकर किस पे लगा? इसके कर आधार पे। किस पे लगता है सर? कर आधार पे लगता है। उपकर किस पे लगा सर? कर आधार पे। ये भी लगा आपका कर आधार पे, ठीक है। और इसने क्या किया? और इसमें सरकार ने क्या किया बे? 1% का अधिभार लगा, यानी कि 0.33 0.33 का क्या लगा यहां पे? क्या लगा बे? अधिभार लगा, अधिभार सरचार्ज लगा, ठीक है। और ये सरचार्ज किस पे लगा? कर आधार पे क्या? नहीं, किस पे लगा? ये कर दायित्व पे लगा, या हम बोलेंगे कर की मात्रा पे लगा। तो सोहन की तनख्वाह 100 रुपए, सरकार को दे कितने दिए? 30, 2 32 और 0.33, ठीक है। तो यानी कि इसने यहां पे 32.33 रुपए से टोटल सरकार को दे दिया। अब एक बात समझो, सरकार ऐसा क्यों करती है? सिंपल सी बात है, अगर आयकर पे अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो दुनिया में ढिंढोरा बिक जाएगा। भाई सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, इसलिए सरकार बहुत चालाक हो गई है। सरकार अब टैक्स नहीं बढ़ाती है, क्या बढ़ा देती है? ये सेस बढ़ा देती है, और ये बढ़ा देती है आपके यहां पे क्या? कर दायित्व बढ़ा देती है, मतलब भैया ये अधिभार बढ़ा देती है। लोग को पता भी नहीं चलता, उनके जेब से पैसे निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक हो गया? ठीक है, चलो। अब अगर ये समझ गए हैं आप, यहाँ पे एक बात आप यहीं पे और लिख लेना, एक बात आप यहीं पे और लिख लो। देखो, ये जो उपकर होता है, ये जो उपकर होता है और जो ये कर दायित्व होता है, सॉरी ये जो अधिभार होता है, ये जो उपकर होता है और ये अधिभार जो होता है, इसके द्वारा जो भी पैसा सरकार के पास जमा होता है, ठीक है, इसके द्वारा जो भी पैसा सरकार के पास जमा होता है, इसे सरकार राज्यों में नहीं बांटती है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसे सरकार क्या करती है? अपने पास रखती है। इसे सरकार क्या करती है? अपने पास रखती है। तो एक बात आप यहां पे लिख लेना, एक बात आप हमें लिखना, लिखो लिखो, उपकर और अधिभार। एक बात आप लिखो, उपकर, उपकर और अधिभार, उपकर और अधिभार से इकट्ठा हुआ पैसा, ठीक है, से इकट्ठा हुआ पैसा केंद्र सरकार राज्य को नहीं देती है, अर्थात इसका वर्गीकरण नहीं होता है। ठीक है, आपको पूरी लाइन लिखनी है, मैंने तो पूरा लिखा नहीं है, आपको पूरा लिखना है, आपको पूरा लिखना है। ठीक हो गया है? लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, ठीक है। उपकर अधिभार, ठीक है, तो मैंने आप दें उपकर अधिभार से जो पैसा जमा होता है, सुन ले बंद हो गया, उपकर और अधिभार से जो पैसा जमा होता है इसको सरकार क्या करती है? अपने पास रखती है, केंद्र सरकार अपने पास रखती है और इसे राज्यों में नहीं बांटती है, इसका वर्गीकरण नहीं होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं? थोड़ी आगे बातें करते हैं। मैं से उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया है? अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे कोई समस्या होगी नहीं, चिंता नहीं करने का, है ना? ठीक है, समस्या होगी नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बात समझते हैं, इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अब आपको एक बात बहुत ध्यान समझनी है, इससे आगे आपको जितने पढ़ना उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका करापा, एक होता है आपका बे, ठीक है, एक होता है आपका बे कराधान, ठीक है, एक सॉरी धान नहीं, कराघात। एक होता अपना पे करा, इंपैक्ट बोलते हैं इसको, कराघात। एक होता आपका कराघात, ठीक है, इंपैक्ट क्या बोलते हैं इसको? इंपैक्ट। दूसरा होता आपका पे, दूसरा होता आपका पे करापात। ये दो बात ध्यान रखना पे, एक होता है कराघात, एक होता है करापात। इसे बोलते हैं इंपैक्ट, इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंस, इसे बोलते हैं इंपैक्ट, इसे कहते हैं इंसिडेंस।
सर ये क्या होते हैं? करापात हमें बताता है कि कर जो है किसके ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगा है, ठीक है। करापात में क्या बताता है कि जो कर है वो किसके ऊपर लगा है, जबकि कराधान हमें बताता है, सॉरी कराघात हमको बताता है कि कर किसके ऊपर लगा है, इंपैक्ट किसके ऊपर है, घात मतलब चोट, आघात किसके ऊपर लगा हुआ है, ये चोट जो है, कर की चोट, कर का आघात किसके ऊपर है, ये हमें बताता है। और करापात का मतलब होता है कि जो कर है वो आखिर किसने जमा किया, ठीक है। कर कर किसने जमा किया, किसने जमा किया। बस आपको दो बात समझ आ गई है। मैंने क्या बोला, एक होता आपका कराघात, एक क्या है करापात। कराघात सर क्या है, किसके ऊपर कर लगा है, करापात क्या है, किसने कर आपका जमा किया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुना देखो पे, जब क्या होता है, इस जिसके ऊपर कर लगता है, जिसके ऊपर कर लगता है, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा अजय के ऊपर कर लगा, अजय के ऊपर कर लगा, इसकी तनख्वाह कितनी थी, 100 रुपए, 100 रुपए थी, ठीक है। अजय के ऊपर इनकम टैक्स लग गया, आयकर लग गया 30 रुपए का। भाई अजय के ऊपर क्या लग गया, आयकर लगा कितना, 30 रुपए का आयकर लग गया इसके ऊपर, 30% का। और अजय ने ही वो क्या किया, जमा किया। कितना जमा करेगा अजय, 30 रुपए, 30 रुपए जमा करेगा, 30% का आयकर लगाओ इसके ऊपर, ठीक। अब देखो मैंने कहा जो कर किसके ऊपर लगा है, ये कौन कर रहे हैं, कराघात। तो भाई देखो कर किसके ऊपर लगा, अजय के ऊपर, तो कराघात कितना हो गया इसका, कराघात कितना हो गया, कराघात 30% का, ठीक है। और जमा किसने किया, अजय ने, कितने रुपए के, 30 रुपए, ठीक है। तो करापात कितना हो गया, करापात कितना हो गया, 30 रुपए का, ठीक है। अब बात यह है सिंपल और साधारण सी बात, जब कराघात और करापात दोनों एक ही आदमी पे लगते हैं, मतलब जिस पे लगता है वही जमा करता है, जिस पे लगता है वही जमा करता है, ऐसे कर को कहते हैं प्रत्यक्ष कर। ऐसे कर क्या बोलते हैं, इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको, क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत, लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, कराघात जो है ये किसी और आदमी पे लग रहा है, कराघात क्या हुआ, किसी और आदमी पे लगा, ठीक है। लेकिन जमा, ठीक है, जमा किसी और आदमी ने किया, ठीक है, जमा किसी और आदमी ने किया। जब क्या होता है, कराघात, कराघात तो क्या हुआ, इस पे लगा, ए पे, लेकिन जमा किसने किया, जमा बोले तो करापात, करापात, ठीक है। जमा किसने किया सर, ये बी ने जमा किया, ठीक है। तो जब कराघात इस पे लगता है और करापात जो जमा करता है, ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं, तो ऐसे कर को बोलते हैं क्या, अप्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं इसका पे, अप्रत्यक्ष कर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो बात समझो, मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई है तो इस बात का समझो। देखो जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, आप कहां गए, आप मूवी देखने के लिए, तो जिस बंदे का वो हॉल है ना, जिस बंदे का वो हॉल होता है, सरकार ने उससे कह रखा है भाई तेरा हॉल है, तो तू मुझे क्या करेगा, हर टिकट पे 50 रुपए देगा, हर टिकट पे क्या करेगा, यहां पे 50 रुपए। ये कौन हो गया तुम्हारा, वो हॉल वाला हो गया, सिनेमा वाला, हर टिकट पे क्या देगा, 50 रुपए देगा। लेकिन टैक्स लगा किसने, इस हॉल वाले के ऊपर लगा है। अब तुम वहां टिकट लेने गए, ठीक है, तुमने पूछा टिकट कितने का है, उसने बोला 250 रुपए का, वास्तव में टिकट 200 रुपए का था, लेकिन इसके ऊपर 50 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, इसलिए इसने वो टैक्स क्या किया, जोड़ दिया अपने टिकट में। तो आपको टिकट मिला 250 रुपए का, आपको पता भी नहीं चला, और आपने इसके हिस्से के 50 रुपए आपने जमा कर दिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो लगा किस पे था, कराघात किस पे था, इस पे था। जमा किसने किया, आपने किया, ठीक है। तो ऐसे टैक्स को जहां कराघात और करापात दोनों अलग अलग लोगों पे लगते हैं, ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या आपको बात समझ आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में
आ जानी चाहिए है। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे लगता नहीं है आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल बात है भाई। प्रत्यक्ष कर क्या होगा, ध्यान रखना ऑप्शन में यही सब मिलता आपको। ठीक है, बाकी वो तो हमें पता ही होता, बाकी तो बढ़िया। देखो प्रत्यक्ष कर बोले तो कराघात और करापात दोनों क्या होंगे, एक ही व्यक्ति पे लगेंगे। अप्रत्यक्ष कर बोले तो कराघात किसी और पे होगा और करापात कोई और कर रहा होगा। अब एक तरह से क्या हुआ, ये जो आदमी था ना जिसके ऊपर कर लगा हुआ था, ठीक है, ये जो आदमी जिस पर कर लगा हुआ था, इसने क्या किया, अपने सर की बला को इसने इस आदमी के ऊपर डाल दिया। ठीक है, कर लगा किस पे था, इस पे लगा था, डाल किसके ऊपर दिया, इसके ऊपर दिया। ध्यान रखना, जब अपने ऊपर लगे कर को हम किसी और के सर के ऊपर डाल देते हैं, यानी कि अपने कराघात को हम करापात किसी और के माध्यम से कराते हैं, तो इसे इकोनॉमी की भाषा में कर विवर्तन कहा जाता है। बोलते हैं कर शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसका पे, कर विवर्तन, कर विवर्तन। ठीक हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कर विवर्तन या फिर कर शिफ्टिंग। आपको बात समझ आ गई है, मतलब क्या हुआ, जब अपने ऊपर लगे कर को हम किसी और से भरवाते हैं या अपने ऊपर लगे कर को हम किसी और के सर पे डाल देते हैं, तो ऐसे कर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कर शिफ्टिंग, या बोलेंगे क्या में, कर विवर्तन। बहुत अच्छी बात। क्या आपको बात पसंद आ गई है, आपको प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर आपको पसंद आ गया है, मेरे हिसाब से आपको समझ में ये आ जाना चाहिए है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब देखो, अब जरा बात समझ लेते हैं, सर आखिर प्रमुख आपके प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं और प्रमुख अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं। तो हम पहले लिखते हैं, लिखो प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष हम करों की बात करते हैं, लिखो प्रत्यक्ष कर। ठीक है, ठीक है, देखो प्रत्यक्ष करों में आपको 3 कर याद रखने हैं। ठीक है, पहला आपको याद रखना है इसमें आयकर। पहला आपको यहां पे क्या रखना पे, आयकर याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपको इसमें याद रखना है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर याद रखना है। और तीसरा आपको इसमें याद रखना है पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर। बस ज्यादा नहीं करना, 3 ही करने हैं। कौन कौन से आप, पहला आपको यहां पर करना है आयकर, दूसरा निगम कर और तीसरा आपका पूंजी लाभ कर। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। आपने 3 लाइन लिख दी, अब एक एक करके लिखो। पहले लिखो आप आयकर, आयकर लिखो पहला। आयकर सर क्या होता है, हमारी इनकम पे हमारा लगने वाला कर। ठीक है, सर आयकर क्या होता है, आपसे अगर कोई सिंपल पूछेगा, देखो आयकर, पहली बात सर आयकर किस पे लगता है हमेशा, कर आधार पे। किस पे लगता है हमेशा, ये कर आधार पे लगता है। और कब लगता है ये, जब क्या होता है, सरकार की जो आय सरकार ने निर्धारित कर रखी है, ऐसा लिखो आय। ठीक है, आय की निर्धारित सीमा, हर साल सरकार बजट में क्या करती है, आय की एक निर्धारित सीमा तय कर देती है। ठीक है, आय की निर्धारित, आय की निर्धारित सीमा, आय की निर्धारित सीमा के ऊपर, के ऊपर, ठीक है, आय की निर्धारित सीमा के ऊपर होने पर, के ऊपर होने पर, ठीक है, दिया जाने वाला कर, दिया जाने वाला कर, वाला कर। ठीक है, आयकर की एक निश्चित सीमा जो सरकार तय करती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके 5 स्लैब हैं। ठीक है, 0 से 3 लाख, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से ऊपर। बताए टैक्स कितना है, 0, 3, 5, 10, 15, 20, कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, उसको रिपीट दोबारा मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक, चलो तो फिलहाल कहां पे, तो आय की निर्धारित सीमा हो गई, उसमें आपको रिबेट भी बताया था मैंने, आपका 5 से 7 लाख का रिबेट आपका है, मतलब 7 लाख तक आपको टैक्स आपको नहीं देना है। एक बात समझो, तो आयकर के हमारे स्लैब कितने हैं, आप 5 स्लैब हैं। कितने स्लैब आप, 5 स्लैब। ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका। कौन सा, 0 से कितना है 3 लाख, कितना टैक्स 0%। ठीक है, फिर 3 से 6, 6 से कितना 9, 9 से 12, 12 से कितना है सर 15। ठीक है, यहां पर 0, 5, 10, 15 और 20%, ये मैंने आपको कल बता दिया है, तो इस पर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, वो ये कर का निर्धारण सरकार कैसे करती है। ठीक है, मतलब 0 से 3, 6, 9, 12, 15, या ये निर्धारण कैसे करती है, याद रखना पे, आयकर का निर्धारण, आयकर का निर्धारण
आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961 के तहत होता है। ठीक है, कर आयकर का निर्धारण कैसे होता है? आयकर अधिनियम सर कब का है? 1961 के तहत होता है। एक बात है भी समझना भी। और दूसरी बात, भारत में पहला जो आयकर लगा था, पहला आयकर, ठीक है, पहला जो आयकर भारत में लगा था बे, ये लगा था आपका 1860 में। ठीक है, और सर किसने लगाया था? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने सबसे पहले आयकर लगाया था। आपको पता होगा ये वही आदमी है जो भारत में सबसे पहले बजट लेकर के आया था। जब बजट लेकर आएगा तभी तो आयकर लेगा। ठीक है, तो जेम्स विल्सन ने 1800 आपका कब है? 1860 में, 1860 में जेम्स विलियन ने क्या लगा बे? आयकर लगाया। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक, क्योंकि सबसे पहले आयकर इसी आदमी ने लगाया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आयकर का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं कर बे। सर वीडियो रुक रही है बार बार, एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, चलो क्या समझ आया अंतिम बेटा आपको क्या समझ में आया है? आपको क्या समझ में आया है? मतलब क्या बोलने को बोल रहे हो? ठीक है, एक बार आप मुझे बता दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज दोबारा ऐसे है। ठीक हो गया है? चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है सर वीडियो रुक रही है। ठीक है, अब तो नहीं रुक रही, अभी रुक रही क्या? अभी ठीक है, जरा बताओ तो। अभी वीडियो रुक रही है? कराघात और करापात फिर से बताना है? चलो फिर से बता देता हूं। अभी वीडियो तो रुक रही ना? अभी वीडियो ठीक चल रही है? चलो ठीक है, कराघात और करापात मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। देखो होता क्या है ना, मैंने आपको बोला दो चीजें हैं, एक है आपका कराघात, एक आपका है करापात। ध्यान समझना, करापात। ठीक है, देखो करापात क्या होता है ना, यह हमें बताता है कि कर जो है ना वो किसके ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगा है। ठीक है, और करापात है किसने कर जमा किया है, किसने जमा किया है, यह हम बताता है किसने जमा किया है, जमा किया। ठीक है, अब बात यह है अगर जिसके ऊपर कर लगा है, ठीक है, मैंने बोला अंतिम के ऊपर कर लगा है, अगर अंतिम के ऊपर कर लगा और अंतिम ने ही जमा किया, ठीक है, यानी कराघात और करापात दोनों किस पे हुए? अंतिम पे हुए। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? ऐसे कर को हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर। ठीक है, और ये हमेशा आयकर पे ही लगता है। ठीक है, आयकर पे और भी आपके कर हैं, ये सब प्रत्यक्ष कर ही हैं आपके। ठीक है, जिस पे लग रहा है वही जमा करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में लग किसी और पे रहा है, जमा कोई और कर रहा है। मैंने भी आपको बोला ना, जैसे आप मूवी देखने गए तो जो हॉल वाला है ना, हॉल वाले के ऊपर सरकार ने कर लगा रखा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आप टैक्स किस पे लगा था? हॉल वाले के ऊपर। कितने रुपए का? 50 रुपए। किस पे? पर टिकट पे। पर टिकट 50 रुपए लगा था बे। लेकिन जब आप हॉल मूवी देखने गए ना, आपने पूछा टिकट कितने का है, इसने बोला टिकट है 250 रुपए का। एक्चुअली टिकट 200 रुपए का था, इसने 50 रुपए का आपसे ये वाला टैक्स ले लिया। ठीक है, जो इसके ऊपर लगा था। तो कराघात किस पे हुआ था? हॉल वाले के ऊपर। जमा किसने किया? आपने किया। ठीक है, तो कराघात और करापात, ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, लगने वाला किसी और पर लग रखा है, जमा कोई और कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं, इसी कर को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं इसको हम? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये? ठीक है, मेरे हिसाब से अब अंतिम आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया है? बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ना प्रत्यक्ष करों में एक कौन सा होगा आपका? आयकर, निगम कर, पूंजी कर। ठीक है, आयकर सर क्या है? कर आधार पे लगता है। ठीक है, जितनी सरकार बजट में आय का निर्धारण करती है उसके ऊपर अगर आपकी आय हो जाती है तो आप आयकर देते हैं। 5 सिलेबस के हैं, पहले बता दिया था। ठीक है, कर आयकर जो लगता है ये सर कैसे लगता है? आयकर अधिनियम 1961 के तहत ये लगता है।
भारत में पहला आयकर 1860 में जेम्स विल्सन ने लगाया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आयकर का जन्मदाता इसे कहा जाता है। क्या आपको बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छी बात, ठीक है। हेडिंग लिखो दूसरा, निगम कर। अब हम बात करते हैं निगम कर की, ठीक है। हेडिंग लिखो, अब सेकंड लिखो, निगम कर। थोड़ा स्पीड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना, ठीक है। लिखो निगम कर की हम बात कर लेते हैं, ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसी को पढ़ना ना, ज्यादा मतलब किताब से ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं, बस इतना पढ़ना और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लगाते रहोगे तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाना कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, अब बात करें निगम करके। देखो निगम कर, पहली बात तो निगम कर जो है ये भी किस पे लगेगा, किस पे लगता है, ये निगम कर भी किस पे लगता है, कर आधार पे, कर आधार पे लगेगा, ठीक है। लेकिन निगम कर का कर आधार होता क्या है, कंपनी का लाभ, कंपनी का लाभ या फिर लाभांश, लाभांश इस पे लगता है, ये है आपका, ठीक है। लगेगा कर आधार पे, लेकिन कर आधार यहां पे इसका क्या है, कंपनी का लाभ या फिर लाभांश। आपसे पूछते ध्यान रखें एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में निगम कर किस पे लगता है, कंपनी के मालिक पर, कंपनी पर, ठीक है, या कंपनी की आय पर, नहीं, कंपनी कितनी इनकम कर रही है उसमें लगता, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लाभ है उसका, उस पर लगता है, और उसी को हम क्या बोले, कर आधार। आपसे ये पूछ लेता है कि निगम कर का कर आधार क्या है, निगम कर का कर आधार क्या है, ऑप्शन होगा कंपनी की आय, ठीक है, कंपनी का, ठीक है, जो टर्नओवर है कुल आय, या फिर यहाँ पे कंपनी के लाभ और लाभांश, या दोनों, या फिर ऐसे कोई नहीं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है निगम कर किससे लेगा, कंपनी के लाभ और लाभांश में, और यही कंपनी का क्या है, कर आधार है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिखो आप निगम कर पे, यहाँ पे एक बात मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। देखो, तो निगम कर किससे लगता है, कंपनी के शुद्ध जो लाभ होते हैं, कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगता है, लाभ पर लगता है, लिख लो फटाफट से, कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगता है। और भी वर्तमान में इसकी दर कितनी है सर, 12%, ठीक है, वर्तमान, सॉरी 12 नहीं 22%, वर्तमान में जो आपका निगम कर है ये आपका है 22%, ये भी आप यहां पे ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं इसका पे, ठीक हो गया है, ठीक है। चलो अब देखो जरा बे, अगला हम इसी में एक बात और समझते हैं, ये क्या लिखा आपने, आपने निगम कर, आपको समझ में आ गया है। एक आप यहां पे लिखो, लिखो वैश्विक न्यूनतम निगर कर, एक आपका होता है इसी में होता है, लिखो वैश्विक, मैं इसे मिटा देता हूं, लिखो वैश्विक न्यूनतम निगम कर, वैश्विक न्यूनतम निगम कर, लिखो वैश्विक, वैश्विक न्यूनतम, न्यूनतम निगम कर, वैश्विक न्यूनतम निगम कर, ठीक हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक। चलो अब देखो वैश्विक न्यूनतम निगम कर क्या होता है, जैसे जैसे भारत की कोई कंपनी विदेश में अपना सामान बेच रही है, मैंने क्या बोला, जैसे भारत की कोई कंपनी किसी विदेश में अपना क्या कर रही है, सामान बेच रही है, या विदेश की कोई कंपनी भारत में अपना सामान बेच रही है। कहने का मतलब मेरा यह है, अगर जो आपकी कंपनी है, कंपनी है ये किसी दूसरे देश में है, दूसरे देश में है, ठीक है, कोई सा भी देश सकता है। अब यहां से अपना सामान बना दिया, सामान बना रही है, लेकिन ये अपने सामान की बिक्री, ठीक है, ये कंपनी जो है अपने सामान की बिक्री, ठीक है, ये किसी दूसरे देश में कर रही है, अलग देश में कर रही है, अलग देश में कर रही है, ठीक है। अब देखो जहां ये कंपनी लगी हुई है, यहां पे तो क्या देगी, ये निगम कर देगी, वही 22% वाला। जैसे भारत की अगर कोई कंपनी भारत में है तो भाई वो क्या देगी, कंपनी यहां पे लगी हुई, दिल्ली में कोई कंपनी, मैंने बोल दिया मोबाइल कंपनी है, तो भाई ये क्या देगी, आप 22% क्या देगी, आपका निगम कर देगी, निगम कर इसे देना पड़ेगा क्योंकि यहां लगी हुई है। लेकिन अगर ये अपना सामान मैंने बोल दिया अमेरिका बेच रही है, ठीक है, या नेपाल भूटान बेच रही है, तो क्या होता है ना, ये कंपनी उस देश को भी जहां ये सामान बेच रही है उसे भी एक न्यूनतम टैक्स देती है, ठीक है, उसे भी क्या देती है, एक न्यूनतम कर देती है, जहां सामान बेच रही है उसी को कहते हैं वैश्विक न्यूनतम निगम कर, ठीक है। मतलब सर क्या हो गया, कंपनी जहां है वहां तो निगम कर देगी, लेकिन अपना सामान जहां बेच रही है इस देश को भी इसे एक न्यूनतम कर देना होगा,
न्यूनतम कर देना होगा, न्यूनतम इसे कर देना होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं वैश्विक, सुनिए इसमें कोई दिक्कत चलने लगा मुझे, वैश्विक न्यूनतम निगम कर। ठीक है, अभी तो सही चल रहा है, लेकिन कभी कभी इसमें रुक जा रहा है। हाँ इसमें है? अच्छा इसी में हो रही दिक्कत ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ पे, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक है, वैश्विक न्यूनतम निगम सर समझ में आ गया आपको? चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वैश्विक न्यूनतम निगम कर समझ में आ गया? ठीक है, कहीं जहां सामान बेचती है वहां भी कर देना है। वैश्विक न्यूनतम निगम कर की अभी जो दर है वो है 15%। ये भी आप याद रख लें, वैश्विक न्यूनतम निगम कर की दर कितनी है सर? 15% है। क्लियर हो गया? चलो अब देखो बे, एक बात आपको और समझनी है। देखो बे, एक होता है ये आपका न्यूनतम, वैश्विक न्यूनतम निगम कर था, एक दूसरा कर होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, नाम लिखो, वैश्विक वैकल्पिक कर। सर क्या होता है? वैश्विक वैकल्पिक कर। लिखो, हेडिंग लिखो, वैश्विक वैकल्पिक कर। ठीक है, आपका हेडिंग लिखनी है वैश्विक वैकल्पिक कर। ठीक, कोई बात नहीं है, जरा हम बात समझने का हम यहां पे प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो मैंने कहा वैश्विक, वैश्विक कौन सा है? वैश्विक वैकल्पिक कर, वैकल्पिक, वैश्विक वैकल्पिक कर। ठीक, अब देखो वैश्विक वैकल्पिक कर क्या होता है? वैश्विक वैकल्पिक कर भी एक प्रकार का ये निगम करी है, निगम करी है। देखो हम निगम कर के अंदर ही हम सब पढ़ रही हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रकार का आपका निगम करी है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जो शून्य कर कंपनी, याद रखना ये भी एक प्रकार का निगम करी है। सर ये लगता किस पे है? ये लगता है शून्य, शून्य कर कंपनी। ठीक है, ये शून्य कर कंपनी पर लगता है। ठीक है सर, लगता किस पे है? ये लगता है, लगता है सर किस पे? शून्य कर कंपनी पे लगता है। मैंने क्या बोला? वैश्विक वैकल्पिक कर से कर क्या है? एक प्रकार का ये भी निगम कर है। लगता किस पे है? शून्य कर कंपनी, जीरो टैक्स कंपनी पर ये लगता है। अब सवाल ये है कि ये शून्य कर कंपनी होती क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो टैक्स कंपनी हम किसे कहते हैं? याद रखना, एक बात आप समझे। आप देखो, देखो निगम कर किस पे लगता है? कंपनी के लाभ पे। भाई निगम कर किसके लगता है? कंपनी के लाभ पे लगता है। कभी कभार क्या होता है ना, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के रिबेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, उन रिबेट्सों का फायदा उठा करके या टैक्स की चोरी करके या आप कुछ भी कह लो, ठीक है, उसके द्वारा जो कंपनियां होती हैं ये कहती हैं हमारा जो लाभ है वो शून्य है। हमारा लाभ क्या है? शून्य है। अब जब लाभ शून्य होगा तो भाई कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लाभ पे ही तो निगम कर लगता है ना। ठीक है जी, जब क्या होता है? जब कंपनी विभिन्न कारणों से, कुछ भी हो सकता है, सरकार के रिबेट्स हो सकते हैं और भी जो भी हो, जब कंपनी क्या करती है? अपने शुद्ध लाभ को ये जीरो बता देती है। जब कंपनी अपने शुद्ध लाभ को जीरो बता देती है तो ऐसी कंपनी को हम शून्य कर कंपनी कहते हैं, क्योंकि ये कंपनियां टैक्स जमा नहीं करती हैं, क्योंकि लाभ कितना हो गया? जीरो, और लाभ पे ही तो लगता नहीं निगम कर। क्लियर? ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? भाई शून्य कर कंपनी कहते हैं। अब एक बात ध्यान से देखो, पे ऐसा चल रहा था, लेकिन भाई चोरी कब तक चलती है? चोरी तो ज्यादा चलती नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? 1997 98 में, सर कब? 1997 98 में एक नई व्यवस्था लाई गई कि भाई जो ये शून्य कर कंपनियां हैं जो अपना लाभ जीरो बता रही हैं, ये कंपनियां भी एक मिनिमम टैक्स जमा करेंगी। ये कंपनी भी क्या करेंगी?
एक मिनिमम टैक्स जमा करेंगी और उसी मिनिमम टैक्स को ही वैश्विक वैकल्पिक कर कहा जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, उसी कर को हम क्या बोलेंगे? वैश्विक वैकल्पिक कर। तो सर वैश्विक वैकल्पिक कर क्या हुआ? शून्य कर कंपनी, जीरो टैक्स कंपनी के द्वारा जो न्यूनतम कर जमा किया जाता है उसे बोलते हैं वैश्विक वैकल्पिक कर। ठीक है, तो वैश्विक वैकल्पिक कर की अवधारणा कब आई? कब आपने? 1997-98 में। हम क्या लिखेंगे सर? शून्य, लिखो शून्य कर कंपनी, शून्य कर कंपनी द्वारा, शून्य कर कंपनी द्वारा जमा किया जाने वाला कर। शून्य कर कंपनी द्वारा जमा किया जाने वाला जो कर होता है उसी का हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं क्या? वैश्विक वैकल्पिक कर। इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है। ठीक हो गया? ठीक है, चल ये जो वैश्विक वैकल्पिक कर है, ठीक है, इसकी दर वर्तमान में है 15%। सर कितनी दर आप इसके? आप 15% है। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं मिनिमम, जो ये शून्य कर कंपनी जमा करती है ना, इसे बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। क्या कहते हैं सर इसको? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इसे कहते हैं। इसी को शॉर्ट में कहते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, बोले तो मैट। ठीक है, याद रखना, इसे मैट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? इसे हम मैट के नाम से भी जानते हैं। तो मैट की अवधारणा कब आई आपकी? 1997-98 में। क्या होता है सर? शून्य कर कंपनियां के ऊपर जो कर लगता है उसे हम मैट या फिर न्यूनतम वैकल्पिक कर कहते हैं। क्या आपको बात समझ आ गई है? ठीक है, तो आपको दो बातें समझ आ गई होंगी। एक आपको समझ आ गया 1997-98 वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा, ठीक है, ठीक है, नोमैडिक, नोमैडिक ये कैसा नाम है? चलो कोई बात नहीं है, नाम तो मुझे नोमैडिक आपका समझ में नहीं आया, बट मैं आपको ये समझा देता हूं। मैंने कहा देखो, वैश्विक वैकल्पिक कर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का निगम कर है। ये भी एक प्रकार का निगम कर है। ठीक है, ये लगता किस पे है निगम कर? ये वाला कर किस पे लगता है? शून्य कर कंपनी पे। अब बात यह है सर, ये शून्य कर कंपनी क्या होती है? देखो, शून्य कर कंपनी क्या होती है? जब कंपनी जो है ना अपना शुद्ध लाभ जीरो बता देती है। कंपनी कहती है हमारा लाभ जो है जीरो है। एक्चुअली मैंने आपको बताया, निगम कर जो है वो तो कंपनी के लाभ या लाभांश पे लगता है ना। तो कंपनी के लाभ और लाभांश में जो कर लग रहा है वो क्या हो गया? आपका निगम कर हो गया। लेकिन कंपनी कह रही है हमारा लाभ है ही नहीं, कुछ जीरो लाभ है हमारा, तो भाई उसे हम क्या बोल देंगे? जब कंपनी अपने शुद्ध लाभ को जीरो बता देगी, हम उस कंपनी को बोलेंगे ये कंपनी है शून्य कर कंपनी, क्योंकि वो कंपनी कर देगी नहीं, क्योंकि उसका लाभ जीरो हो गया। लेकिन 1997-98 में सरकार को पता लग गया भैया ये लोग ऐसी घपलाबाजी कर रहे हैं, खाली खाली कह दे रहे हैं कि हमारा लाभ जीरो है। इसीलिए 1997-98 में सरकार एक व्यवस्था लेके आई कि जो ये शून्य कर कंपनियां है ना, जीरो टैक्स जो कंपनी है, ये भी एक न्यूनतम कर जमा करेंगी। ठीक है, और उसी टैक्स को ही वैकल्पिक, वैश्विक वैकल्पिक कर कहा गया, यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहा गया। शॉर्ट में इसको मैट कहा जाता है। इसकी दर कितनी है? 15%। ठीक है, नोमैटिक भाई आपको ये बात समझ आ गई है? कोई समस्या तो नहीं आपको? मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से बताने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझना भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दो बता चुका हूं। यहाँ पे मैं आपको दो बता चुका हूं। एक कौन सा पे? एक मैं आपको बता पे आयकर, मैंने आपको यहाँ पे आयकर बताया, और सेकंड में आपको बताया निगम कर। ठीक है, तीसरा एक और लिखो, तीसरा लिखते हैं आप कौन सा? यहाँ पे पूंजी लाभ कर लिखो, पूंजी लाभ कर। ठीक है, ठीक है, पूंजी लाभ कर। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पूंजी लाभ कर में ज्यादा कुछ नहीं है। फटाफट पे दो लाइन लिखो, आपका जो ये वाला टैक्सेस है वो तो आपका हो गया खत्म। कौन सा वाला? इनकम। कौन सा पे? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आप खत्म हो गए हैं। आप फटाफट से लिखो, ठीक है, वैश्विक वैकल्पिक कर के बाद अब लिखो पूंजी लाभ कर, तीसरा वाला। ठीक है, यस सर आ गया, थैंक यू, वेलकम। ठीक है, चलो ठीक है, तीसरा क्या लिखा आपका पे? हर आपको लिखना है पूंजी लाभ कर।
पूंजी, देखो पूंजी लिखो लाभ कर, पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर। सर ये पूंजी लाभ कर क्या होता है? पूंजी लाभ कर क्या होता है? भाई भाई पूंजी के ऊपर जो लाभ हुआ, पूंजी के ऊपर जो लाभ हुआ, उस लाभ के ऊपर जो कर लगता है, उस लाभ के ऊपर जो कर लगता है उसी को कहते हैं पूंजी लाभ कर। सर क्या मतलब है? जरा हिंदी में समझा दो मुझे। ठीक है सर क्या मतलब है? जरा हिंदी में समझा दो। आपने क्या किया, आपने 100 रुपए की कोई पूंजी आपने खरीदी, आपने क्या बे 100 रुपए की आपने कोई पूंजी खरीदी, आपने इसे बेचा कितने रुपए में? आपने 200 रुपए में। ठीक हो गया है। लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ आपको? 100 रुपए का। ठीक है, तो अब इस 100 रुपये में सरकार जो कर लगाएगी, इस 100 रुपए में सरकार जो कर लगाएगी, इसी को हम कहेंगे क्या सर? पूंजी लाभ कर। इसे हम क्या कहेंगे? पूंजी लाभ कर। ठीक हो गया। मतलब सर क्या है? जब भी कोई संपत्ति, जब भी कोई संपत्ति, ठीक है, अपने से ज्यादा मूल्य पर बिकती है, जब भी कोई संपत्ति अपने से ज्यादा मूल्य पर बिकती है और उससे जो लाभ होता है उस पर जो कर लगता है, उसे बोलते हैं क्या? पूंजी लाभ कर। ठीक है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसमें तो ऐसा कुछ भी खास है नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए क्या बोले इसका? पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर मैंने क्या बोले सर? जब कोई संपत्ति अपने मूल्य से अधिक मूल्य पे बिकती है तो उसका जो लाभ होता है उसमें जो कर लेगा उसे बोलेंगे पूंजी लाभ कर। आपको बस याद रखना है पूंजी लाभ कर एक प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जिस पे लग रहा है वही आदमी इसको जमा करता है। ठीक है, ठीक है। जिस पर लग रहा है वही आदमी इसको जमा करता है। ठीक है, अब लिखो फटाफट से अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आज हम इनको खत्म करके मानेंगे। लिखो अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ठीक है। लिख लो अप्रत्यक्ष कर। बहुत अच्छा, ठीक। चलो देखो यहां पे अप्रत्यक्ष करों में मेरा जो टारगेट है मुझे पहुंचना है भैया 1 कर पे। ठीक है, लिख लो पहले यहां पे अप्रत्यक्ष कर। देखो अप्रत्यक्ष कर मैं आपको यहां पे 5 बताऊंगा। कितने बताऊंगा सर? 5। ठीक है, पहला, ये छोटे छोटे होते हैं। पहले लिखो, आप लिखो, पहले लिखो सीमा शुल्क कर। सीमा शुल्क कर। कौन सा बोला बे? सीमा शुल्क कर। नंबर 1। देखो नंबर दूसरा, ठीक है। दूसरा लिखो केंद्रीय उत्पादन शुल्क। बहुत ध्यान समझ लेना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको एक केंद्रीय उत्पादन शुल्क समझ नहीं आया ना, ठीक है, समझ लो आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सर क्या समझ नहीं आएगा मुझे? इसके अलावा जो हमारा मेन टैक्स आएगा ना अप्रत्यक्ष करों में, भाई मेन कौन सा? हमारा जीएसटी, वही तो मेन है। अगर आपको केंद्रीय उत्पादन शुल्क समझ नहीं आया तो वो आपको कभी बदलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ठीक है, चलो तीसरा आपको होता है मूल्यानुसार कर। मूल्यानुसार कर, मूल्यानुसार कर। तीसरा लिखो मूल्यानुसार कर। ठीक है, चौथा आपको होता है, इसमें लिखो विशिष्ट कर। स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं इसको, विशिष्ट कर, विशिष्ट कर, स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण सर कौन सा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। क्लियर हो गया? 5 लिख दिया आपने। चलो अब देखो इन चारों को तो मैं धुआं कर देता हूं फटाफट से, दो लाइन में। इनमें एक्चुअली कुछ होता नहीं। देखो एक बात समझना बे, पहले आप लिखो सीमा शुल्क कर। आपको हेडिंग पहले क्या लिखना है आपका बे? पहले आप लिखो सीमा लिखो शुल्क कर, सीमा शुल्क कर। ठीक है, सीमा शुल्क कर लिखो। सर ये सीमा शुल्क कर क्या होता है? इसके बारे में आपको 2 बात याद रखनी है जो आपके एग्जाम आपसे पूछ जाती है। 2 बातें। क्या सर? तो सीमा शुल्क कर क्या होता है? ये हमेशा केवल आयातों पर लगता है। किस पे लगता है सर? ये आयातों पर लगने वाला कर ही है। किस पे लगता है? केवल ये आयातों पर। ठीक है, मतलब जो बाहर से चीजें आ रही है ना हमारे देश में, केवल उन पे लगता है। हमारे देश से जो निर्यात हो रहा है उस पे सीमा शुल्क नहीं लगता है। ठीक हो गया? ठीक है भाई, उस पे सीमा शुल्क कौन लगाएगा? भाई जिस देश में वो जा रहा है उस देश वाले उस पे अपना सीमा शुल्क लगाएंगे। ठीक है, तो अपने को फिलहाल याद रखते हैं सीमा शुल्क सर किस पे लगता है? केवल आयातों पे। अब बात यह है सर ये सीमा शुल्क कर लगाने का फायदा क्या होता है? एक प्रश्न पेपर में यहां से ये आता है। ठीक है, देखो कर लगाने का एक फायदा तो जो हम सभी लोग जानते हैं, क्या?
सरकार इससे क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है और उसे विभिन्न योजनाओं में लगाती है। ठीक है, तो भाई एक तो मुझे पता है यहां पे क्या पे, ठीक है, कर से पैसा मिलना, कर से पैसा, कर से पैसा, ठीक है, इकट्ठा करना, इकट्ठा, ठीक है, कर से पैसे इकट्ठा करना, एक तो ये काम हो गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पेपर में आएगा। महत्वपूर्ण कौन सा है, देखो अभी सीमा शुल्क कर आयात पे लगता है सर, क्यों लगता है ये? एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो जैसे जापान से कोई चीज बनी, ठीक है, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। मैंने कहा जापान से एक मोबाइल बन के आया, ठीक है, जापान में क्या हो रहा है, जापान में वो मोबाइल जो है भाई, वो मोबाइल आपका 5,000 बन रहा है। कितने बन जा रहा है? 5,000 बन रहा है। यही मोबाइल को जब मैं भारत में बना रहा हूं ना, ये आपका जापान, यही मोबाइल को जब मैं अपना इंडिया में बना रहा हूं भारत में, यही मोबाइल टेक्नोलॉजी के अभाव में हमारे यहां बन रहा है 8,000 रुपए का। कितने का बन रही है? 8,000 का, या फिर मैंने बोल दिया बन रहा है 7,000 रुपए का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब भारत की मार्केट में ये दोनों मोबाइल आएंगे, एक 5,000 में, वही मोबाइल 8,000 में आएगा, तो लोग कौन सा खरीदेंगे भाई? लोग कौन सा खरीदेंगे? जाहिर सी बात है जो सस्ता होगा वही खरीदेंगे ना, 5,000 वाला खरीदेंगे, क्योंकि दोनों सेम है ना। अब दोनों सेम है तो भी जो सस्ता है उसको लोग खरीदेंगे। इससे क्या होगा, भारत के जो व्यापारी हैं, ठीक है, इनका मनोबल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। हमारी घरेलू जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे बंद होने लग जाएंगी। क्लियर हो गया? ठीक है, इसलिए अपनी घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए, मैंने क्या बोला, अपनी घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए सरकार क्या करती है, ये बाहर से आने वाला जो एक है ना ये मोबाइल, ठीक है, इसमें करती सरकार सीमा शुल्क लगा देती है, बहुत ज्यादा लगाती है, ताकि इसके बराबर इसको लेकर के आ पाए। ठीक है, इसके ऊपर सीमा शुल्क लगा देती है और इसकी कीमत को अपने इसके बराबर बना देती है। ठीक है, अब दोनों मार्केट में कितनी की बिकेंगी भाई? दोनों मार्केट में अब 8,000 रुपए की बिकेंगी भाई, जिसकी जो इच्छा है वो खरीद लो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सीमा शुल्क कर आयातों पे लगता है सर। क्यों लगता है? कर से पैसा इकट्ठा करने के लिए, और दूसरा सर क्यों लगता है? अपने देश की घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए। लिखो, अपने देश की घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए लगता है। अपने देश की घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए ये लगता है। इतनी बात आपको समझ आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है। ठीक हो गया? चलो, तो एक आपका कंप्लीट हो गया, सीमा शुल्क आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड लिखो, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। कौन सा आपका पे? केंद्रीय उत्पादन शुल्क। केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ठीक हो? ठीक है, केंद्रीय क्या आपका पे? उत्पादन शुल्क। अब देखो सर, एक केंद्रीय उत्पादन शुल्क क्या होता है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क क्या होता है? याद रखना, जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारी क्या है? केंद्र सरकार है, वही कहती है अगर आप हमारे देश के अंदर, हमारी जो देश की सीमा है, हमारी देश क्या है जो ये सीमा है, अगर हमारे देश की सीमा के अंदर आप अगर कोई वस्तु बनाते हैं, अगर हमारी देश की सीमा के अंदर अगर आप किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, तो उस उत्पादन के ऊपर मैं कर लगाऊंगा, उसी कर को हम केंद्रीय उत्पादन शुल्क कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क सर क्या हो गया है? आपको इसके आगे लिखना है, लिखो, भारत के राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, भारत के राज्य क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, उन पर केंद्र सरकार एक निश्चित कर लगाएगी। उन पर क्या होगा?
केंद्र सरकार एक निश्चित कर लगाएगी, उसी कर को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय उत्पादन शुल्क कहेंगे। इसका मतलब केंद्रीय उत्पादन शुल्क कब लगता है, जब उत्पादन देश की सीमा के भीतर हो। पहली बात, कब लगता है सर, जब उत्पादन कहां हो, देश की सीमा के भीतर उत्पादन हो, पहली कंडीशन। दूसरी बात, लगाता कौन है इसको, केंद्र सरकार लगाती है। ठीक है, ये दो बात आप यहां पे ध्यान रखना। अब देखो, अब तीसरा क्या होता है सर, तीसरा आपका है मूल्यानुसार कर। कौन सा है सर, मूल्यानुसार कर। ठीक है सर, ये मूल्यानुसार कर क्या होता है, देखो ये तो नाम से ही लग रहा है एकदम फर्जी कर है, बस याद रखना ये अप्रत्यक्ष कर है। सर क्या होता है, देखो जब क्या होता है ना, कर मूल्य के अनुसार लगता है, जब कर क्या होता है, मूल्य के अनुसार लगता है, मतलब जितना मूल्य है चीज का उतना कर लग रहा है। जब कर मूल्य के अनुसार लगता है तो उस कर को हम क्या बोलते हैं, मूल्यानुसार कर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब जैसे आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, आपने चिप्स का पैकेट लिया, वो था 10 रुपए का, कितने रुपए का बे, 10 रुपए का, ठीक है। तो इस मूल्य के ऊपर सरकार ने जो कर लगा रखा है, इसी को बोलते हैं क्या सर, मूल्यानुसार कर। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, मूल्यानुसार कर। कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अगर किसी को समस्या हो तो वो पूछ सकता है, ऐसी होनी तो नहीं चाहिए वैसे तो फिर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रहा है, यहां तक सबको समझ आ रहा है, ठीक है। आवाज बोलते सब ठीक आ रही ना, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मूल्यानुसार कर, मूल्यानुसार कर, मूल्य के अनुसार कर। अब होता है देखो ये क्या बे, एक होता है विशिष्ट कर, एक क्या था बे, विशिष्ट कर। अगला आप लिखो, आप लिखो, अगला लिखो आप विशिष्ट कर, ठीक है। सब क्लियर है, बहुत अच्छी बात अंतिम, ठीक है। सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। एक और समझते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। कौन सा वाला होता है सर, कौन सा वाला, विशिष्ट कर। देखो विशिष्ट कर समझते हैं। स्पेसिफिक टैक्स, सर स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, ध्यान रखना पे, जब हेडिंग लिखो आप यहां पे, हेडिंग लिखो आप लिखो विशिष्ट कर, विशिष्ट कर आपको लिखना है। सर ये विशिष्ट कर क्या होता है, होता क्या है, जब कर मूल्य के हिसाब से नहीं, किसी और हिसाब से भी नहीं, वस्तु के भार या वस्तु की मात्रा के आधार पर कर लगता है। कैसे, जब कर वस्तु के भार या वस्तु की मात्रा, वस्तु के भार या वस्तु की मात्रा, ठीक है, के आधार पे जो कर लगता है, के आधार पर जो कर लगता है ना, इसी कर को विशिष्ट कर कहते हैं। ठीक है सर, मतलब क्या है इस बात का, जैसा आपने देखा होगा ना, रोडों में बहुत जगह सड़कों में धर्म कांटा लगा होता है। क्या लगा होता है, धर्म कांटा, ठीक है। भाई किसी में सामान जा रहा है ट्रक में, पहले उसको उसमें तोलते हैं धर्म कांटे में, ठीक है, देखते हैं वजन कितना है, इतना वजन है, ठीक है, इतना वजन तो इतना वजन पे, उससे ज्यादा हो गया तो फिर आपका पे चालान कट जाएगा, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब कर वस्तु की मात्रा या वस्तु के भार के आधार पर लगाया जाता है, ऐसे कर को ही विशिष्ट कर या स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। सबको ये भी समझ आ गया है, मेरे हिसाब से तो आपको ये भी आप समझ में आ जाना चाहिए है। बहुत अच्छी बात है भावना, ठीक है, आपको ही समझ में आ रही है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बात को समझने का प्रयास करते देखो। अब हम पहुंचते हैं आज के अपने मेन सेगमेंट पे और आखिरी टॉपिक पे। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, कौन सा सर, जीएसटी, ठीक है। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, लिखो जीएसटी, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है, और इसमें आपके थोड़ा टाइम आपका लग जाएगा, लगभग 10-1 मिनट, ठीक है। लिखो फटाफट से लिखो जीएसटी। एक प्रश्न तो आपका यहां से आना ही आना है, ये आप ध्यान रख लेना, टैक्सेस से, ठीक है, टैक्सेस से आपका प्रश्न आना ही आना है, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आपको यहां आपको लिखना, लिखो जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर।
जीएसटी यानी क्या बे, वस्तु लिख लो, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर। ठीक है, देखो जब मैं वस्तु एवं सेवा कर की मैं बात करता हूं तो ये कहानी, ठीक है, ये कहानी जो है, ये कहानी शुरू होती है सर कब से, 1976 से। ठीक है, जब मैं जीएसटी की बात शुरू करता हूं तो याद रखना ये कहानी शुरू होती है 1900 कब से सर, 76 से ये कहानी शुरू होती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जरा मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं यहां पे, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। ये कहानी शुरू कब से होती है, हमने यहां पे कहानी शुरू कब से होती है, ठीक है, ठीक है, चलो कहानी कब 1976 शुरू होती है। एक्चुअल में सर क्या हुआ, 1976 में, 1976 में एक कमेटी बनती है, 1976 में एक समिति बनती है जिसका नाम होता है क्या, अप्रत्यक्ष कर मूल्यांकन समिति। जितने आपके अप्रत्यक्ष कर हैं, मैंने आपको ये बताए थे, सीमा शुल्क हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा विशिष्ट कर हो गया आपका, जो भी है जितने भी आपके अप्रत्यक्ष कर हैं, उन सभी अप्रत्यक्ष करों के मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन मतलब चेक करने के लिए, ठीक है, जैसे कॉपी जाती है ना मूल्यांकन के लिए, चेक होने के लिए क्या क्या आपने लिखा है, ठीक है, मूल्यांकन का मतलब नंबर देना नहीं होता, मूल्यांकन का मतलब होता है चेक करना, जांच करना। ठीक है, आप तो बहुत इजी कर देते हैं सर, वरना इकोनॉमिक लैंग्वेज बहुत हार्ड है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ लेना है, भाई कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, देखो 1976 में क्या होता है, एक कमेटी बनती है, एक कमेटी बनती है, इस कमेटी को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर मूल्यांकन समिति। लिखो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर मूल्यांकन समिति, मूल्यांकन समिति, अप्रत्यक्ष कर मूल्यांकन समिति बनती है। सर काहे के लिए बनती है, अंतिम ये काहे के लिए बनती है, भाई ये बनती है जो आपके अप्रत्यक्ष कर हैं उनकी जांच करने के लिए कि ये कर सही से लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, इन सब के लिए बनती है। अब ध्यान रखना, इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ना, इसके अध्यक्ष होते हैं एल के झा, इनका नाम क्या था भाई, एल के झा इसके अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए इस समिति को एल के झा समिति भी कहा जाता है। इस समिति को हम क्या बोलते हैं, एल के झा समिति। बेसिकली एल के झा कौन थे, अप्रत्यक्ष कर एवं मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष थे। यह समिति कब बनी, 1976 में। कहानी यहीं से शुरू होती है। और ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है एल के झा समिति का संबंध किससे है, तो भाई किससे होगा, अप्रत्यक्ष करों से। जीएसटी तो आया नहीं ना, अप्रत्यक्ष करों से इसका संबंध है, यह आप यहां पे ध्यान रखना। अब मेरी बात सुना, एल के झा समिति मूल्यांकन परीक्षण के लिए बनाया गया था। इसने क्या किया, अप्रत्यक्ष करों की जांच की और इसने अपनी एक सिफारिश दी। इसने अपनी क्या की, इसने अपनी सिफारिश दी। ठीक है, ठीक है, इस सिफारिश दी। इसने पाया कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर लगना चाहिए। इसने अपनी सिफारिश दी कि भारत में, इसने अपनी सिफारिश दी कि भारत में सर क्या होना चाहिए, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर जो है, सेवा कर लगना चाहिए, लगना चाहिए। इसने अपनी सिफारिश दी कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर लगना चाहिए। अब याद रखना, देखना आपने, वस्तु और सेवा कर लगने के लिए, वस्तु और सेवा कर लगने के लिए इसने बोला लगनी चाहिए है, लेकिन इसकी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं माना गया, नहीं माना गया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं माना गया। ठीक है, इसकी सिफारिश को प्रॉपर तरीके से नहीं माना गया, लेकिन इसके, इस कर के बदले वस्तु और सेवा कर तो नहीं लाया गया, इसके बदले एक दूसरा कर, ठीक है, इसके बदले एक दूसरा कर लाया गया, उसका नाम हुआ आपका क्या, वैट, वैल्यू एडिट टैक्स। क्लियर हो गया, ठीक है, इसका नाम क्या आपका वैल्यू एडिट टैक्स। अब आप बोलोगे सर वैल्यू एडिट टैक्स तो 2005 में आया था, आप कौन सी बात कर रहे हैं, समझना ध्यान से। ठीक है, इसने क्या कहा, वस्तु और सेवा कर लगना चाहिए है,
अब इसे आप जरा दूसरी अगर बात पे आप समझोगे ना, देखो एक तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि भाई इसने कहा कि वस्तु और के सेवा कर लगना चाहिए है, लेकिन इसकी बात को नहीं माना गया। एक दूसरी अवधारणा पे काम किया गया, वो आपका वैट, बोले तो मूल्य वर्धित कर, बोले तो क्या, मूल्य वर्धित कर। ठीक है। अब देखो इसे अगर मैं दूसरे हिसाब से बोलूं ना, आपको एक बात पता होनी चाहिए है, जो वस्तु एवं सेवा कर है ना, ये वस्तु और सेवा कर लग ही तब सकता था जब पहले वेट लगाया जाए। बिना वेट के जीएसटी आपकी लग ही नहीं सकती थी। क्यों, अभी आगे बात करता हूं। इसीलिए एकदम से जीएसटी तो लाया नहीं जा सका, तो इन्होंने किस पे काम करना शुरू किया, मूल्य वर्धित करों पे काम करना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब सर ये मूल्य वर्धित कर, यानी कि वेट का सर मतलब क्या हुआ, एक बात समझो। देखो पे होता क्या है, जैसे हमने क्या किया, कच्चा माल खरीदा। सर कितने रुपए का, हमने 100 रुपए का, 100 रुपए का मैंने कच्चा माल खरीदा। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, एक विभिन्न प्रोसेस से गुजारा, मतलब एक कंपनी में ले गया मैं इसको, मैंने इसका एक सामान बना दिया। मतलब मैंने 100 रुपए गेहूं खरीदे और मैंने 100 रुपए का मैंने ब्रेड बना दिया। अब मैंने गेहूं तो 100 रुपए खरीदे थे, लेकिन ब्रेड बिके मेरे कितने, 200 रुपए में, 200 बिके मेरे यहां पे। ठीक है, तो याद रखना हुआ क्या, 100 रुपए की जगह उसकी कीमत कितनी हो गई, अब 200 रुपए हो गई है। तो मूल्य का वर्धन कितना हो गया सर, मूल्य का वर्धन, बोले तो मूल्य की वृद्धि कितनी हो गई, 100 रुपए की। मूल्य की वृद्धि कितनी हो गई आपके यहां पे, 100 रुपए की। तो जो ये मूल्य की वृद्धि 100 रुपए की हो रखी है ना, इसके ऊपर अब जो कर लगेगा, इसी कर को हम लोग वैट कहेंगे। क्या आपको बात पल्ले पड़ी, ठीक है। इसी मूल्यवर्धन के ऊपर, मूल्यवर्धन पर लगने वाले कर को ही वैट कहा जाता है। ठीक है, आप ये बात लिख लो, मूल्यवर्धन के ऊपर लगने वाला कर, लगने वाला कर को ही हम क्या बोलते हैं सर, वैट कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई है, क्या आपको बात पल्ले पड़ गई है, मेरे हिसाब से तो आपको बात ये पल्ले पड़ जानी चाहिए। आप जरा एक बात और समझो, देखो क्या सर इस वैट को लगा दिया कि तुरंत, नहीं भाई, 1976 में तो एल.के. झा समिति ने कहा वस्तु और सेवा कर लगना चाहिए है, लेकिन ये तभी लग सकता है जब वैट लगे। वैट की अवधारणा आई, इन्होंने पहले वैट को समझाया कि वैट होता क्या है, भाई लोगों को समझाने में वैट होता क्या है, लग गए आपके साल कितने, 5 साल लग गए लोगों को समझाने में कि वैट कैसे लगेगा। ठीक है, अब 5 साल के बाद इन्होंने क्या किया, पहली बार प्रायोगिक आधार पर इन्होंने क्या किया, इस वैट को लगाया। ठीक है, याद रखना सर, पहली बार कब, 1981 में। ठीक है, कब से लगा यहां पे, 1981 में। क्या क्या इन्होंने पहली बार इन्होंने प्रायोगिक आधार पे लगाया। कहां लगा, बोलता पहली बार कैसा, प्रायोगिक, आप कैसे लिखना है। ठीक है, अब मैं तो मिटा दिया, आप कैसे नीचे तो चलना है। 1981 में क्या हुआ, प्रायोगिक लिखो, प्रायोगिक आधार पर यह कर लगा। ठीक है, और सर ये कर कहां लगा, ये कर लगा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लगा। ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक साथ लगा दिया, नहीं भाई, ट्रायल के आधार पर लग रहा है ना, तो थोड़ी क्षेत्र में लगा के देखेंगे सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये लगा आपका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, जिसे बोलते हैं क्या, विनिर्माण क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, विनिर्माण क्षेत्र पर लगाइए। ठीक है, याद रखना विनिर्माण को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और ये है कौन सा, वेट। ठीक है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने निकाला मैन। ठीक है, और वेट का इन्होंने वेट ही रहने दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया मैन वेट, इसे क्या बोला गया, मैन वेट। ठीक है, तो याद रखना जो वेट है, वेट का जो पहला वर्जन था, वेट का जो पहला वर्जन था ना, वो 1981 में लगा, और उसे क्या बोला गया, मैन वेट बोला गया। और ये कहां लगा, विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण का मतलब क्या होता है सर, जहां पे पहले से निर्मित कोई वस्तु को एक अन्य रूप दे करके कुछ और बना दिया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे हमारी गेहूं,
हमारे खेत में गेहूं तो हमारे बन गए हैं, हम सीधे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब जब गेहूं को मैं ले गया बिटानी कंपनी में, वहां उसने उस गेहूं से क्या बना दिया, उसने उससे बिस्किट बना दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, निर्मित चीज को एक प्रोसेस से गुजार के फिर से निर्मित कर देने को ही विनिर्माण कहते हैं, मैन्युफैक्चर कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक। इसी को ही प्रोडक्शन भी कहा जाता है, वट एवर जो भी आप समझ लो, ठीक है। चलो, तो प्रायोगिक और कहां लगा, विनिर्माण क्षेत्र में लगा, विनिर्माण क्षेत्र में, इसीलिए इसे क्या था, मैनवेट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कहानी आगे बढ़ी, ठीक है, कहानी आगे बढ़ी, सर कहां आगे बढ़ गई, हम चले थोड़े आगे, ठीक है। सन आ गया आपका कौन सा सर, 2000, ठीक है। सन का होगा 2000 आपका सर आ गया, ठीक है। 2000 में क्या हुआ, जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने कहा भाई देखो ऐसा है, हमारे राज्य क्षेत्र में, इसने कहा हमारे राज्य क्षेत्र में अगर किसी भी चीज का उत्पादन होगा, हमारे राज्य क्षेत्र में अगर किसी भी चीज का अगर उत्पादन होगा, तो भैया हम उस पे क्या करेंगे, हम उस पे केंद्रीय उत्पादन शुल्क लगाएंगे, ठीक हो, ठीक है। उस केंद्रीय, ऐसे लिखो, उस केंद्रीय उत्पादन, ठीक है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, थोड़ा ध्यान समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। देखो केंद्रीय उत्पादन शुल्क क्या था, केंद्रीय उत्पादन शुल्क क्या था, ये तो अलग है ना, ये अलग है, वेट अलग है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क अलग है, वेट अलग है। क्या देखो केंद्रीय उत्पादन शुल्क क्या है भाई, किसी हमारे देश की सीमा के अंदर में जो भी उत्पादन हो रहा है उस पर सरकार एक टैक्स लगाएगी, उसे हम बोलेंगे केंद्रीय उत्पादन शुल्क। लेकिन जो केंद्रीय उत्पादन शुल्क लग गया है ना, उसे उसके ऊपर जो ऑलरेडी लग गया है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, मतलब केंद्रीय उत्पादन शुल्क के ऊपर लगने वाला कर, लगने वाला जो कर है, ठीक है, जो लगने वाला कर है, इसे सरकार ने बोला कि भाई हम लगाएंगे। कब बोला ऐसा, 2000 में, ठीक है। नाम क्या है इसका सर, कहां लग रहा है, ये सेंटर में लग रहा है, इसलिए इस कर को सेंट्रल टैक्स कहा गया, सॉरी टैक्स नहीं, सेंट्रल वेट कहा गया इसको। क्या बोलोगे इसका, सेंट्रल वेट। क्लियर, ठीक है। कहां लग रहा था, ये सेंट्रल में लग रहा था, इसलिए इस कर को सेंट्रल वेट कहा गया, ठीक है। चलो, तो क्या समझा आपका 1976 में अप्रत्यक्ष कर मूल्यांकन समिति एल के झा की अध्यक्षता बनी, उसने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला, हम क्या करेंगे, वस्तु और सेवा कर लाना चाहिए, ऐसी सिफारिश दी, बट नहीं ला पाए, क्योंकि उसके लिए लगना क्या था, वेट आवश्यक था। हमने वेट पे काम करना शुरू किया, 5 साल लोगों को समझाया, फिर हमने 1981 के अंदर हमने क्या किया, प्रायोगिक के आधार पे मैन वेट लगाया। सर कहां लगाया, विनिर्माण क्षेत्र पे, ठीक है। फिर केंद्र सरकार ने बोला भैया हमारे जो राज्य क्षेत्र के अंदर आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जो उत्पादन शुल्क लगा हुआ है, हम उस पर भी क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे। तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क के ऊपर जो वेट लगा, केंद्रीय उत्पादन शुल्क के ऊपर जो वेट लगा, हाँ देखिए करी है, जो वेट लगा, इसी को हमने क्या बोला, सेंट्रल वेट का, इसे हमने क्या बोला, सेंट्रल वेट। सबको बात समझ आ गई है, अब बात समझो देखा। अब 2000 में सेंट्रल वेट लग गया, हम थोड़ा आगे पहुंचे, ठीक है। एक सन आया आपका 2003, ठीक है। सन कौन सा है सर यहाँ पे, 2003 आपका एक सन आया, ठीक है। 2003 में अब जब वेट लग गया है, तो भी आप देरी किस बात की है भाई, आपने ही तो बोला था अगर आपको जीएसटी लगानी है तो भाई आप वस्तु और सेवा कर लगाइए। तो वस्तु और सेवा कर, सॉरी, अगर आपको जीएसटी लगानी है तो भाई पहले आपको वेट लगाना पड़ेगा, तो वेट तो लग गया ना, आप देरी किस बात की है। तो 2003 में जीएसटी लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। 2003 में जीएसटी लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, इसे कहा गया केलकर कमेटी। क्या बोलता आप, केलकर समिति, ठीक है, ठीक है। क्या बनेगा, केलकर समिति बनाई गई, कहा के लिए बोलता, काहे के लिए बनाई गई केलकर समिति,
कि भैया वेट तो लग गया है, देखो ऊपर भी लग गया नीचे भी लग गया है, और तुमने कहा था जीएसटी लगानी तो वेट लगाओ, तो वेट लगा दिया, अब जीएसटी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। केलकर समिति ने कहा भैया आप वेट लगाओ, बट इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने कहा भैया वेट लगना चाहिए, बट वेट नहीं लग पाया, वेट नहीं लग पाया। आपसे पूछा है केलकर समिति का संबंध किससे था सर? अप्रत्यक्ष कर से था या फिर जीएसटी से था, आप ये याद रखना, ठीक है। तो 2003 में भी एक कारनामा हो नहीं पाया, फाइनली वो डेट आई, फाइनली वो डेट आई सर। डेट कौन सी आ गई आपकी? डेट आ गई 12 अक्टूबर 2005। डेट कौन सी आ गई सर? 12 अक्टूबर 2005। सुनील ये बंद होने वाला बेटा, 12 अक्टूबर 2005 की डेट आ गई, ठीक है। जब क्या हुआ पूरे भारत में, जब क्या हुआ पूरे भारत में, पूरे भारत में क्या हो गया सर? वेट लगा दिया गया, ठीक है, ठीक है। जब पूरे भारत में क्या लगा बे? वेट लगा दिया गया। कब? यहाँ पे 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में वेट लगा दिया गया, ठीक है। क्या आप मुझे ये बता सकती हो कि वेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? सबसे पहले वेट किस राज्य ने लागू किया? क्या आप मुझे बता सकते हो? है कोई ऐसा धुरंधर खिलाड़ी जो बता देगा मुझे कि पहले वेट किसने लगाया? ठीक है, ठीक है, चलो कोशिश करो कि पहले वेट किसने लगाया, कोई बता सकते हैं यहां पे? बहुत है, ठीक है, चलो ध्यान रखना पे, आप लिख लो सीधे सीधे। वेट को सबसे पहले लगाने वाला राज्य असम नहीं था अंतिम, ठीक है, ये था अपना उत्तराखंड, ठीक है। असम नहीं अंतिम बेटा, कौन है? उत्तराखंड है। असम कौन सा था? असम कौन सा था? असम जीएसटी को लगाने वाला है, वो तो 17 में लगेगा भाई, जीएसटी तो 17 में लगेगा ना, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लगेगा जीएसटी, और जीएसटी लगाने वाला पहला राज्य कौन सा आता है? वो था आपका कौन सा? असम, ठीक है। लेकिन वेट लगाने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य लिखो, फर्स्ट राज्य कौन था अभी? ये था आपका उत्तराखंड, क्लियर हो गया, ठीक है, याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां तक बात पसंद आ गई है, ठीक है। अब एक बात समझो यहां पे, जरा देखो वेट में क्या है, ये क्या है? मूल्य वर्धित कर है, ये कर कैसे अंतिम? ये मूल्य वर्धित कर है। इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब ये है मूल्य वर्धित कर जो है वो केवल वस्तुओं पर लगता है। किस पर लगता है? ये केवल वस्तुओं पर लगने वाला कर है, जिसे हम कहते हैं वेट। वेट के बारे में ध्यान रखना, तभी तो जीएसटी लेके आए ना, उसमें सेवाओं पे भी लगेगा, नहीं सेवाओं पे भी लगेगा, लेकिन किस पे लगता है? केवल वस्तुओं पे लगता है, ठीक है। तो यहां पर लिखो, आप लिखो वेट जो है, वेट केवल वस्तुओं पर लगता था, सेवाओं पर नहीं। लिखा, आप लिखो वेट, वेट केवल वस्तुओं पर लगता था, सेवाओं पर नहीं। वेट केवल वस्तुओं पर लगता था, सेवाओं पर नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब टैक्स के दायरे में किसको लेके आनी है? सेवाओं को भी लेकर के आना है। वेट लग गया है पूरे भारत में, और भाई वेट अगर पूरे भारत में लग गया है, बढ़िया काम कर रहा है, तो अब क्या लाना पड़ेगा? जीएसटी, क्लियर, ठीक है। इसमें लगभग, ठीक है, ठीक है, इसमें लगभग, ठीक, चलो 12 साल तक इसने वेट ने प्रॉपर काम किया, 12 साल तक इसने प्रॉपर काम किया लगभग, ठीक है। और फाइनली आपका तारीख आगे सर कौन सी? 1 जुलाई 2017, ठीक है, लिख लो। फाइनली डेट कौन सी आ गई आपकी? 1 जुलाई 2017। आपको नीचे को लिखना है, मैं तो मिटा दे रहा हूं, आपको नीचे को लिखना है, ठीक है। सर डेट कौन सी आ गई यहां पे? 1 जुलाई 2017 की आपकी डेट आ गई, लिख लो 1 जुलाई 2017 की डेट आ गई। और सर क्या हो गया? लागू हो गया क्या? जीएसटी, लिखो 1 जुलाई 2017 की डेट आ गई, और लागू क्या होगा आपका पे? ये हो गया आपका जीएसटी लागू हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर आप, ठीक है। सर फर्क क्या पड़ा? वेट जो था केवल वस्तुओं पे था, ये सर किस पे लगेगा? वस्तु प्लस सेवा पे लगेगा। सर किस पे लगेगा? ये वस्तु प्लस सेवा पे लगेगा। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि जो जीएसटी है ये सर कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इसका मतलब जिस पे लग रहा है जमा वो नहीं कर रहा है, जमा कोई और कर रहा है। जिस पे लग रहा है वो जमा नहीं कर रहा, जमा कोई और कर रहा है। याद रखना बे, हम सभी लोग बेटा, हम सभी लोग क्या करते हैं? टैक्स जमा करते हैं, ठीक है। बस कुछ टैक्सों का हमें पता चल जाता है, कुछों का हमें पता नहीं चलता।
जैसे आप सुबह एक दूध का पैकेट लेके आए, दूध आपने उसको 28 रुपए दिए, था 25 रुपए का, 3 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया, आपको पता नहीं चला। जब हमें पता नहीं चलता है, लगा दूध के ऊपर है, दिया आपने, कैसा कर हो गया ये आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो जो ये आपका ये भी कैसे कर आपका बे, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात देखो बे, अप्रत्यक्ष कर का मतलब किस पे लगता है, ये वस्तुओं पे और सेवाओं पे लगेगा। ठीक है, देखो वस्तुओं पे कैसे लगता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। ठीक है, याद रखना जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर किस पे लगता है सर, वस्तु और सेवाओं पे। वस्तु पे मतलब किस पे लगता है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये वस्तुओं की खरीद, लिख लो, खरीद व बिक्री पर लगता है। किस पे लगता है सर, खरीद और बिक्री पर। ठीक है, लिख लो, खरीद और बिक्री पर यह कर लगता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है जो खरीद और बिक्री पर लगता है। एक बात आप ये ध्यान रखना। अब एक बात आपको और जो महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है जीएसटी के बारे में, सर वो क्या, याद रखना जीएसटी जो है ये एक गंतव्य आधारित कर है। सर आप इतनी टफ लैंग्वेज क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसी आएगी है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये इसमें आसान भाषा में आपको बताऊंगा, लेकिन लिखाऊंगा ये। ठीक है, देखो गंतव्य आधारित क्या है, ये कर है। सर गंतव्य आधारित कर का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वस्तु अंतिम तौर पे जहां यूज हो रही है, ठीक है, मतलब फाइनली वस्तु जहां बिक रही है उस पे लगने वाला यह कर होता है। क्लियर हो? ठीक है, आप इसके आगे बढ़े, हम लोग ये गंतव्य आधारित कर है, अर्थात वस्तु अंततः जहां उपयोग की जाएगी वहां लगेगा। अर्थात लिख लो, अर्थात वस्तु अंततः अर्थात वस्तु अंततः जहां उपयोग की जाएगी, ठीक है, वहां लगेगा, ये वहां लगेगा। ठीक है, वस्तु अंततः जहां वस्तु उपयोग की जाएगी ये वहीं पे लगेगा। कौन सा कर है आपका, ये आपका है जीएसटी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। ठीक हो? ठीक है, चलो अब देखो, क्या आपको जीएसटी के बारे में बात समझ आ गई है? कुछ बातें, बेसिक बातें। क्या 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, वस्तु और सेवाओं दोनों पे लगता ही है। ठीक है, वस्तु तो आपकी वस्तुएं होती हैं। वस्तु क्या होती है सर, जो कोई स्थान घेरती है, जिसका कुछ भार होता है। जैसे आप दुकान में गए, एक बिस्किट का पैकेट लिया है, भाई उसका अपने आप में एक भार है, वो कुछ स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु कहते हैं। ठीक है सर, सेवा क्या होती है, सेवा वो होती है, ठीक है, जब पैसे के बदले हमें कुछ ऐसी चीज नहीं मिलती है जिसका कुछ भार होता है, जो कुछ स्थान घेरती है, उसी को सेवा कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, मैं आपको कोई ऐसी चीज थोड़ा ना दूंगा कि जिससे कि वो चीज कुछ स्थान घेरेगी, उसका कुछ भार होगा, नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप ठीक है, तो मैंने क्या किया, पैसे के बदले में आपको कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा हूं जिसका कुछ भार है, जो कुछ स्थान घेर दिया। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, इसे सेवा कहते हैं। जैसे आप अपने घर से 20 किलोमीटर रोडवेज में गए, आपने उसको 20 रुपए दिए, ठीक है, उसने आपको बस दे दी क्या, नहीं, उसने आपको सेवा दी, वहां से वहां उसने आपको छोड़ दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, सेवा। ठीक है, चलो, तो अप्रत्यक्ष कर रही है कैसा है, यानी कि खरीद और बिक्री पे लगेगा, और कैसा है, गंतव्य आधारित, मतलब क्या है, जहां वस्तु अंततः उपयोग होगी वहीं पर ही ये कर लगेगा। ठीक है, अब देखो कुछ बातें आपको इसमें, बेसिक बातों में कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है जीएसटी के बारे में। क्या क्या सर याद रखना पे, देखो जीएसटी के लिए क्या हुआ ना, जीएसटी के लिए 122वां क्या हुआ सर, इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक आया। बोलते क्या है सर, बिल आया। ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी में बिल कहते हैं, हिंदी में विधेयक कहते हैं। सर ये होता क्या है भाई, ये एक कागज का एक टुकड़ा होता है, जिस पे लिखा होता है जो हमें पास करवाना है। जैसे मैंने कहा भाई, महिला आरक्षण बिल जो है 30% पास होना चाहिए, तो भाई मैं एक कागज के टुकड़े पे क्या करूंगा, ये बात को लिखूंगा और उसे संसद में पेश करूंगा, उसे कहेंगे बिल या विधेयक। ठीक है, तो ये बिल और विधेयक 122 नंबर का जो है, इसमें क्या लिखा होगा, जीएसटी के बारे में लिखा होगा। ठीक होगा? ठीक है, अब एक बात समझो यहां पे, लेकिन इसके लिए संविधान में जो संशोधन हुआ,
वो था आपका 101 नंबर का। ठीक है, 101 नंबर का संविधान में क्या हुआ, संशोधन हुआ। ठीक है, संवैधानिक संशोधन क्या हुआ, 101 नंबर का, तो हम कहेंगे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, अधिनियम बना। सर क्या मतलब हुआ, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा। 122 और 120 का मतलब क्या है, सिंपल समझो, जल्दी समझाता हूं। देखो समझा पे, एक्चुअली होता क्या है, संविधान में जब संसद के अंदर जितने भी आपके विधेयक जाते हैं ना, सब पास थोड़ी ना होते हैं, सब अधिनियम थोड़ी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपने, जैसे आपका पहला आपका जो विधेयक था, पहला आपका जो बिल था, मैंने कहा ये गया भाई, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर कहा राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति अगर साइन करता वो विधेयक बन जाता है। मैंने कहा पहला बिल आपका गया, विधेयक दिया और इसे राष्ट्रपति ने पास कर दिया, तो भाई हम कहेंगे कि पहला जो विधेयक है ये आपका क्या है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो समझो, लेकिन दूसरा गया, दूसरा बिल गया संविधान, कहां कहते, संसद में गया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, चाहे कहीं पास ना हो, चाहे लोकसभा नहीं हो, चाहे राज्यसभा नहीं हो, चाहे राष्ट्रपति ना करे। ठीक है, ये पास नहीं हुआ, तो भाई पास नहीं हुआ तो बात खत्म। अब तीसरा गया, तीसरा बिल गया आप कहां पे, तीसरा बिल गया ये वाला कहां पे, ये वाला पास हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये संविधान संशोधन जो बिल है या विधेयक है, उसके नंबर पे तो कौन सा हो गया, ये तीसरा हो गया, लेकिन अधिनियम बनने के क्रम में कौन सा हो गया, ये आपका दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो जीएसटी वाला था, वो इसमें जो ये विधेयक था, ये तो था 122वां नंबर का, लेकिन संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ वो हुआ आपका 101 नंबर का। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखने हैं, एग्जाम में दोनों ही पूछाते हैं। आपसे पूछेगा जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधक विधेयक रखा गया, तो आप बताओगे 122 रखा गया, लेकिन आपसे पूछेगा कि इस जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, तो आप बोलोगे सर 101वां किया गया। ठीक है, चलो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बात और आपको ध्यान रखनी है, लिखो आप यहाँ पे कुछ बेसिक बात आपको इसमें पे और ध्यान रखनी है, फटाफट से लिखते हैं, ज्यादा नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, बस आपके 5-7 मिनट और मेरे पे और लग जाएंगे। देखो ठीक है, देखो पे जो जीएसटी का जो मॉडल है, जीएसटी का मॉडल जो है ये कनाडा से लिया गया, फैक्ट है, फटाफट लिखो, जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है। दूसरी बात देखो, सबसे पहले जीएसटी विश्व स्तर में बोल रहा हूं, विश्व स्तर पे सबसे पहले जो जीएसटी है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अंतिम सबसे पहले जीएसटी विश्व स्तर पे ये लगा बेटा फ्रांस में, कब लगा, 1954 के अंदर। ठीक है, 1954 के अंदर फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लगा। याद रखना सर, भारत में सबसे पहले अंतिम कहां लगा, ये तो आपको पता ही है भाई, कहां लगा, ये असम में लगा। असम में भारत में सबसे पहले जीएसटी लगाया गया। याद रखना, जीएसटी लास्ट में कहां लगा, लास्ट में जीएसटी भारत में कहां लगा भाई, लास्ट में जीएसटी कहां लगेगा, जो लास्ट में बना हुआ है। ठीक है, याद रखना, लास्ट में जीएसटी कहां लगा सर, J&K, जम्मू कश्मीर में लास्ट में लगा। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है वो कब हटी, 2019 में हटी है ना। ठीक है, 2019 में, और उसके बाद जाकर के ही ये सब। ठीक है, तो लास्ट में कहां लगा आपका पे, जम्मू कश्मीर में। एक बात और याद रखना पे, ठीक है, तो उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य था जिसने जीएसटी को लगाया, याद रखना, उत्तराखंड था आपका 5th नंबर का, उत्तराखंड 5वें नंबर का राज्य था जिसने क्या किया, जीएसटी लगाया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आपको जीएसटी के बारे में 2 आर्टिकल याद रखने हैं। क्या करने सर, आपको जीएसटी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहां पे 2 आर्टिकल याद रखने हैं। पहला आपको यहां पे आर्टिकल 246A याद रखना है। ठीक है, अगर आपको पता हो आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक केंद्र राज्य संबंध है, कौन से वाले, विधायी संबंध है। ठीक हो गया, ठीक है, फिर आपके आगे भी हैं। ठीक है, फिर आपके प्रशासनिक संबंध होते हैं, फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, कौन से, केंद्र राज्य संबंध। तो याद रखना, तो केंद्र राज्य संबंधों वाले जो आर्टिकल है ना 45 से लेकर के, ठीक है,
तो उसमें से एक कौन सा आपका 46 वाला, ठीक है। तो आर्टिकल 46A में सर क्या है, इसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार, लिख लो, इसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार सेंट्रल, ठीक है, इसमें लिखा गया है केंद्र सरकार सेंट्रल जीएसटी लगाएगी, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, इसे बोलते हैं सीजीएसटी, अभी समझाता हूं, ठीक है। और दूसरा केंद्र सरकार क्या करेगी, आईजीएसटी लगाएगी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं, चिंता करने का नहीं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है। बेसिकली जब सीजीएसटी कब लगता है सर, जब एक ही राज्य में सामान बन रहा हो और एक ही राज्य में बिके, जहां बन रहा है वही बिके, यहां बन रहा है यही बिके, तो क्या लगता है सीजीएसटी। लेकिन यहां बन रहा है, बिक हरियाणा में रहा है, या दिल्ली बन रहा है, पंजाब बिक रहा है, जब एक राज्य बनता है लेकिन दूसरे में बिकता है तो वहां लगता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल आपसे अगर पूछ लेगा कि केंद्र सरकार द्वारा सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का प्रावधान जो है सर कहां पे है, आर्टिकल 246A के अंदर है, एक बात आप ये याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा काम है 200, लिख लो 279A, ठीक है, 279A। सर 279A में सर क्या है, 279A में सर क्या है, इसमें जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के बारे में इसमें बताया गया है। सर किसके बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। सर ये जीएसटी काउंसिल क्या है भाई, परिषद का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का एक समूह, एक झुंड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, चर्चा करता है, भाई ये जो है कैसे कैसे लगेगा, सही लग रहा है नहीं लग रहा है, जीएसटी ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या इसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, हमें करने चाहिए, ठीक है। तो जीएसटी परिषद के बारे में किसमें है, आर्टिकल 279A के अंदर। सर क्या है इसमें, कुछ लोगों का एक झुंड है, मैंने आपको बताया, जो जीएसटी के लिए काम करता है। तो भाई कुछ लोगों का झुंड है तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, लिख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ये होते हैं हमारे वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अभी हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो अभी हमारी क्या हैं, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ठीक है। बाकी सर इसके सदस्य कौन होते हैं, इसके सदस्य याद रखना, इसके सदस्य कौन होते हैं, जितने भी राज्य हैं, ठीक है, सभी राज्य के वित्त मंत्री, सभी राज्य के जो वित्त मंत्री है ना, वो इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आप सभी राज्य के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब एक बात और समझना, देखो पे ये जो जीएसटी परिषद है ना, ये जीएसटी परिषद है, ठीक है, ये निर्णय कैसे लेती है, निर्णय, ठीक है, ये निर्णय कैसे लेती है भैया, देखो जैसे यहाँ पे भाई ये जीएसटी काउंसिल है, क्या करेगी, मीटिंग करेगी, नहीं मीटिंग करेगी, भाई जीएसटी में ऐसा होना चाहिए, जीएसटी में ऐसा होना चाहिए, तो मीटिंग जो करेगी, अब उसमें जो निर्णय आएगा वो कैसे आएगा, तो निर्णय जो होता है ना, देखो यहाँ पे निर्णय 2/3 बहुमत के आधार पे इसमें निर्णय लिया जाता है। सर कैसे लेते हैं, 2/3 बहुमत के आधार पे इसमें निर्णय लिया जाता है। एक बात, मतलब क्या हुआ सर, 75%, 2/3 का मतलब कितना हो गया, 75%, ठीक है। जिस पक्ष में वोट पड़ेंगे उसके आधार पे आपका जीएसटी जो परिषद है वो अपने निर्णय लेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको जो यहां पे पक्का से ध्यान रखना, इस जीएसटी काउंसिल की अभी हुई है 50वीं बैठक। कौन सी बैठक हुई सर, इसकी 50वीं बैठक हुई है। सर कहां हुई बैठक, ये नई दिल्ली में। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। अब ध्यान रखना, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इसकी अध्यक्षता किसने की होगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की होगी। बाकी सभी लोग कहां गए होंगे, इस बैठक में गए होंगे, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सब वित्त मंत्री हैं, बाकी अन्य राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो सब यहां पे गए होंगे, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना पे जो ये बैठक हुई है, इस बैठक की थीम लिख लो। अच्छा आप ऐसा वैसे मुझे अंदेशा है कि शायद आपको थीम नहीं पूछेगा, लेकिन फिर पूछेगा आप अभी, तो इसकी जो थीम है इसकी 50 स्टेप, ऐसे लिखो
50 स्टेप्स टूवर्ड 50 स्टेप्स टूवर्ड्स ए जर्नी। ठीक है, लिखो 50 स्टेप टूवर्ड्स ए जर्नी। ठीक है, ठीक है, 50 कदम आगे की ओर ये एक यात्रा। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है सर, 50 कदमों की क्या है, आगे को यात्रा, 50 कदमों की अग्रिम यात्रा, इससे बोलेंगे अग्रिम, इसके लिए एक शब्द है अग्रिम। ठीक है, अंग्रेजी में याद रख लो यार, है ना, 50 स्टेप टुवर्ड्स ए जर्नी। ठीक हो गया, ठीक है, वैसे आपसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आप बता ही दोगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब देखो समझते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, इस बैठक में क्या कोई निर्णय लिया गया? बिल्कुल लिया गया, इसीलिए तो बता रहा हूं यहाँ पे, इसमें एक निर्णय हुआ है, एक निर्णय हुआ, बहुमत के आधार पर होता है निर्णय हुआ। सर इसमें क्या निर्णय हुआ? इसमें एक निर्णय यह हुआ कि जो ऑनलाइन जो गेमिंग होती है ना, ऑनलाइन जो गेमिंग होती है, इसमें अब 28% का टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? अब 28% का टैक्स लगेगा। सर किस पे? ऑनलाइन गेमिंग पे। क्लियर होगा? ठीक है, इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब यह है जितने भी लोग ड्रीम 11, माई 11 सर्कल ये सब खेल रहे हैं ना, अभी क्या होता है वर्तमान में, आप ड्रीम 11 पे 100 रुपए डालते हैं तो आपकी वॉलेट में 100 रुपए आ जाते हैं, फिर आप उन 50 रुपए की 2 टीम लगा देते हैं, 2 रुपए आपके बच जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप 100 रुपए लगाओगे ना तो पहले ही 28 रुपए काट लेगा, आपके वॉलेट में कितने आएंगे? 72 रुपए। ठीक है, ठीक है, फिर आपको 2 टीम लगानी होंगी तो 72 में तो लगेंगी नहीं, उन 50 रुपए 98 रुपए में लगेगी, तो आपको और डालने पड़ेंगे। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो फिलहाल आप ध्यान रखें, ऑनलाइन गेम पे कितना हो गया? आप पे 28% का टैक्स लग गया है। आप बात समझ आ गई है? बहुत अच्छी बात। अब देखो एक बात आप समझना पे, जो ये बैठक होती है ना, इसके बैठक की कोरम व्यवस्था, मतलब कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तब हम इस बैठक को मानेंगे कि बैठक है या ना बे। इसकी कोरम व्यवस्था होती है 50%, 1/2, 50% लोग इसमें कम से कम होने चाहिए हैं, तब हम बोलेंगे इसकी ये गणपूर्ति संख्या, गणपूर्ति बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी बोलते हैं कोरम सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोरम व्यवस्था इसे कहा जाता है। क्लियर हो? ठीक है, चलो अब हम कुछ बातें समझ चुके हैं, अब हम इसके अंतिम चरण पे आ चुके हैं। अंतिम चरण पे जीएसटी की लिखो दर। ठीक है, लिख लो जीएसटी की दर। जीएसटी की सर दरें कितनी है हमारी? 5 दरें हैं, फटाफट लिखो, ये आपको आती भी होंगी। जीएसटी की आपकी दर कितनी बना रखी है? अभी 5 दरें सरकार द्वारा तय की गई हैं। ठीक है, दर कितनी है इसकी? 5। सर कौन कौन सी? पहली आपकी है 0%, कभी 0%, दूसरी आपकी 5%। ठीक है, खाद्य पदार्थों पर आपकी 0% है, 5% आप जो पैकेट वाले हैं, चिप्स हो गया, ये सब हो गया, इन पे 5%। ठीक है, इसमें हमें 5, 0, 5, 12%। ठीक है, फिर आपका 18% और फिर आपका 28%। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग कितना आपके? 28%। बाकी जितने लग्जरी चीजें होती हैं उनमें सब में कितना? 28% होता है। कई रुपए। ठीक है, चलो अब देखो याद रखना, कुछ वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखो आप जीएसटी से बाहर। जीएसटी से बाहर कौन कौन सी वस्तु है? सबसे पहला देखो, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे वह है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क जो है ये जीएसटी से बाहर रखा गया है। सीमा शुल्क क्या है भाई? आपको मैंने बताया था ये आयातों पे लगता है ना, आयातों पे लगता है ना। ठीक है, तो आयातों पे लग रहा है ये, तो इस पे जीएसटी हम कैसे लगाएंगे? बात आपको पल्ले बैठी है, विदेश से आया हुआ है ना, हमारे देश में तो बना नहीं है, समझो। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीमा शुल्क पे जीएसटी नहीं लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद कर लेना, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, सीमा शुल्क पे नहीं लगता है। इसके अलावा देखो पे शराब पे नहीं लगता है, शराब पे नहीं लगता है। इसके अलावा तीसरा देखो पेट्रोल पे नहीं लगता है, पेट्रोल पे। इसके अलावा चौथा देखो डीजल पे नहीं लगता है, डीजल पे। इसके अलावा देखो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक जो नेचुरल गैस होती है ना, नेचुरल गैस पे नहीं लगता है, नेचुरल गैस पे नहीं लगता है। और इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये भी आपका तेल ही है, क्रूड ऑयल। ठीक है, ऑयल पे भी ये नहीं लगता है, वही तारपीन तेल वगैरह वगैरह जो भी है, क्रूड ऑयल पे भी ये नहीं लगता। इन सभी को जीएसटी से क्या करा गया? बाहर रखा गया है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? मेरे हिसाब से तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है, आपको एक बात और समझनी है, वो ये एक देखो आप थ्री सोल्ड सीमा। एक क्या होती है सर इसमें?
थ्री सोल्ड सीमा, ये महत्वपूर्ण है। थ्री सोल्ड सीमा लिखो, थ्री सोल्ड सीमा, ठीक है सर। क्या लिखनी है मुझे? थ्री सोल्ड सीमा लिखो, थ्री सोल्ड सीमा, थ्री सोल्ड सीमा। देखो थ्री सोल्ड सीमा क्या होती है? सोल्ड का मतलब है बेचना, सोल्ड का मतलब क्या? बेचने से इसका मतलब है, ठीक है। होता क्या है, याद रखना, अगर शहरी क्षेत्र में, अगर चल जाएगा भैया, हाँ बस थोड़ी देरी है, अब ज्यादा है भी नहीं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, ठीक है। 300 शहरी क्षेत्र में क्या देखो पे, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अगर आपका व्यापार 40 लाख से ऊपर है, इतना अगर आप बेच रहे हैं, ठीक है, इतना अगर आप बेच रहे हैं, इतना आपका कारोबार है, तभी आप क्या दोगे? अपना जीएसटी पे करोगे। और अगर पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में अगर 20 लाख से ऊपर अगर आपका कारोबार है, तो आप जीएसटी दोगे। तो ध्यान रखना, ये 20 लाख पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, ये 40 लाख शहरी क्षेत्रों के लिए, इसी को बोलते हैं थ्रीशोल्ड सीमा, इसी का बोलते हैं आपने थ्रीशोल्ड सीमा। तो अभी अपनी थ्रीशोल्ड सीमा कितनी है? 20 से 40 लाख। 20 किसके लिए? पर्वतीय के लिए, और 40 कितने आपने? ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। ये भी आप यहां पे एक बात ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? बहुत अच्छी बात, ठीक। चलो अब देखो आप भी एक बात आप यहां पे और लिख लो, ठीक है, एक बात आप यहां पे और लिख लो, और ये रहेगी आपकी आखिरी बात, ठीक है। आज के अब हम आखिरी बात करने जा रहे हैं, सर क्या? जीएसटी के प्रकार, ठीक है, जीएसटी के प्रकार। बस 2 मिनट और लगेंगे, कहानी खत्म भैया, टॉपिक खत्म, सब खत्म, टैक्स पूरे खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। लिखो, हो गया है क्या? बोला आपने जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार, ठीक है। यार मैं देखो मैं जीएसटी के प्रकार की बात करता हूं, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर आपका जो व्यापार है, अगर आपका क्या है सर? जो व्यापार है, अगर व्यापार सेम स्टेट में, सेम स्टेट में हो रहा है, मतलब सर क्या है? मतलब जहां चीज बन रही है वही बिक रही है, जहां चीज बन रही है वहीं क्या हो रही है? अगर बिक रही है, तो एक बात समझ लेना, जहां चीज बन रही है वहीं बिक रही है, ठीक है। तो इस पे जो लगेगा, ठीक है, एक ही स्टेट में काम हो रहा है। आप देखो, जब काम कहीं भी हो, एक ही स्टेट के अंदर हो, ठीक है, हो तो हमारे देश के अंदर रहा है ना भाई, देश के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और देश के अंदर अगर कुछ भी उत्पादन होएगा, तो वो उसके लिए केंद्र सरकार क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। देश के अंदर हो रहा है ना, किसी भी स्टेट में हो, एक ही सेम स्टेट में हो, कोई मतलब यूज करेंगे। तो भाई देखो, जब जब हमारे देश की सीमा के अंदर अगर कोई भी उत्पादन होगा, तो केंद्र सरकार उस पर क्या लगाएगी? ठीक है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो, व्यापार जब क्या होगा आपका बेस सेम स्टेट में होता है, तो सरकार क्या करेगी भाई? सरकार कहेगी कि हमारे देश के अंदर आप क्या कर रहे हो? उत्पादन कर रहे हो, ठीक है। भले कोई बाहर की कंपनी करे चाहे हमारे देश की खुद कंपनी करे, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? सीजीएसटी लगाएगी, ठीक है। अब देखो, सरकार ने सीजीएसटी लगा दिया, केंद्र सरकार ने लगाया, भाई राज्य सरकार भी तो लगाएगी, राज्य सरकार भी तो लगाएगी, ठीक है। याद रखना, राज्य सरकार जिस जीएसटी को लगाती है, कोई भी स्टेट जिस जीएसटी को लगाता है, उसे बोलते हैं स्टेट जीएसटी, और उसे शॉर्ट में कहते हैं एसजीएसटी। क्या बोलते हैं इसको? एसजीएसटी, ठीक होगा, ठीक है। इसका मतलब सर आप क्या समझे? आप ये समझ गए हैं कि अगर व्यापार जो है एक ही राज्य में हो रहा है, तो क्या होगा भाई? उत्तराखंड में ही बना और उत्तराखंड में ही बिका, तो क्या होगा भाई? उत्तराखंड में बने चाहे कहीं बने, भाई हो तो देश की सीमा के अंदर रहा है, तो क्या लगेगा? सेंट्रल जीएसटी लगेगा। और उत्तराखंड की सरकार का भी तो हक है, तो उस पर क्या लगेगी? सरकार एसजीएसटी लगाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अब दूसरी बात में, जो व्यापार आपका है ना, व्यापार जो है
व्यापार जो है, अगर ये किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है, कहां हो रहा है सर? यूनियन टेरिटरी, यूटी, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके अंदर अगर ये हो रहा है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हमारे वर्तमान में? 8, ठीक है। अगर उनमें जैसे दिल्ली आपका है, पुदुचेरी आपका है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर आपका व्यापार हो रहा है, भाई चाहे केंद्र सरकार के अधीन हो, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हो या नॉर्मल स्टेट में हो, भाई है तो देश की सीमा के अंदर ही ना, तो भाई सेंट्रल जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा इस पे। भाई सेंट्रल जीएसटी लग गया इस पे, क्योंकि देश की सीमा के अंदर हो रहा है। अब दूसरी बात, भाई अब ये दिल्ली के अंदर बन रहा है, तो भाई दिल्ली की जो सरकार है वो भी तो टैक्स लगाएगी, ठीक हो गया। जैसे और स्टेट लगा रहे थे एसजीएसटी, जैसे एसजीएसटी अदर स्टेट लगाते हैं ना, ऐसी यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी वाले लगाते हैं। मतलब केंद्र, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ये जिस जीएसटी को लगाते हैं उसका नाम है यूटीजीएसटी। उसका नाम क्या है? यूटीजीएसटी। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो समझा आपने, एक बात समझो, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, ठीक है, तो आप क्या समझा आपने? भाई देखो सीजीएसटी कब लगेगा? जब हमारे देश की सीमा के अंदर कहीं पे भी कोई भी उत्पादन होगा तो सीजीएसटी लगेगा, केंद्र सरकार लगाएगी। और राज्य के अंदर हो रहा है, नॉर्मल स्टेट में हो रहा है, तो वहां एसजीएसटी लगेगा, और यूटी के अंदर हो रहा है तो यूटीजीएसटी लगेगी। लेकिन अब तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है? जब क्या होगा सर? जब क्या होगा, ध्यान रखना, जो निर्माण है, ठीक है, मतलब जो व्यापार है, ठीक है, व्यापार कहीं और हो रहा है, कहीं और हो रहा है। मैंने कहा ये आपका राजस्थान में हो रहा है, ठीक है, लेकिन सामान बिक कहां रहा है? आपका उत्तराखंड में बिक रहा है, ठीक है, सामान बिक कहां रहा है? उत्तराखंड में बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझा आपने, राजस्थान में सामान बिका, उत्तराखंड में सामान, उत्तराखंड में क्या हुआ? सामान बिका, बना कहां? यहां। अब देखो भाई राजस्थान के अंदर चाहे बने चाहे कहीं भी बने, भाई बन तो देश की सीमा के अंदर रहा है ना, तो भाई क्या लगेगा इस पे? भाई सीजीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा ना, देश की सीमा के अंदर तो राजस्थान भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात देखो, एक बात समझो, मैंने कहा जीएसटी कैसा कर है? गंतव्य आधारित कर है। कैसा कर है ये? गंतव्य आधारित कर है। तो बिक कहां रहा है ये? उत्तराखंड में बिक रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है उत्तराखंड की सरकार क्या करेगी? इस पे टैक्स लगा देगी। उत्तराखंड की सरकार इस पे क्या करेगी? भाई इसका भी तो अपना एक हक है ना, ठीक है, क्या लगना चाहिए इस पे? इस पे एसजीएसटी लगना चाहिए, एसजीएसटी लगना चाहिए। अगर नॉर्मल स्टेट में हो रहा है और किसी और स्टेट में है, अगर यूटी में, तो यूटीजीएसटी लगना चाहिए। यहां पे लगना चाहिए, लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गंतव्य आधारित कर है, जहां अंतिम तौर पे बिकेगा उसे भी इसका फायदा मिलना चाहिए। एक बात समझो, इस बवाल को, जो ये बवाल है, मतलब कहीं और बना, बिका कहीं और, यहां लगेगा सीजीएसटी, यहां लगेगा एसजीएसटी। इन दोनों का नाम सरकार ने हटा दिया। सरकार कह रही है हम इस टैक्स को बोलेंगे आईजीएसटी। सरकार क्या बोल रही है? हम इस टैक्स को बोलेंगे आईजीएसटी कहेंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहेंगे। सर कब लगेगा? जब उत्पादन कहीं और हो रहा हो, बिक कहीं और रहा हो। इसका मतलब सरकार क्या करेगी? आईजीएसटी ले लेगी। मैंने मान लिया 18% इसने आईजीएसटी ले लिया, तो भाई ये क्या करेगी? क्योंकि उत्पादन देश की सीमा के अंदर हो रहा है, इसलिए ये 9% का क्या लगा देगी? इस आईजीएसटी में से 9% ये खुद ले लेगी, सीजीएसटी के माध्यम से खुद ले लेगी, और 9% किसको दे देगी? इस उत्तराखंड को दे देगी, क्योंकि गंतव्य आधारित है। और किस रूप में दे देगी इसको? ये एसजीएसटी के रूप में दे देगी। लेकिन बोलेगी क्या? हमने आईजीएसटी दी है, बोलेगी, बस अंतर इतना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये ले गई, ये कौन ले गया? 9% केंद्र सरकार ले गई, ये मिल गया उत्तराखंड को, राजस्थान क्या मिला? भाई राजस्थान को क्या मिला? भाई ये तो 18% है ना, ये तो 18% है, ठीक है। बाकी 78% जो है, अब भाई वो तो सब राजस्थान का ही है। 78% भाई खाली टैक्स का मुनाफा थोड़ा होता है,
खाली टैक्स का मुनाफा थोड़ा ना होता है। एक बात बताओ, आप अपने घर में दाल उगा रहे हो, आपने दाल उगाई, आपके खेत में दाल उगाई, आपने उसको बेच दिया, आपने उसको दुकान में बेचा, आपने कोई टैक्स लगाया क्या? नहीं। ओ भाई, आपकी दाल जो आपने उगाई थी, उसको उगाने में आपके लगे थे 100 रुपए, आपकी बहुत दाल हो गई, आपने 1000 रुपए की दाल बेच दी, तो भाई फायदा कितना हो गया आपको? भाई आपको कितना फायदा होगा? 900 का फायदा हो गया ना, बिना टैक्स लगाए। तो इसको क्या फायदा होगा? इस चीज का फायदा होगा, उत्पादन का फायदा होगा इसको। राज्य में किसका फायदा हुआ? उत्पादन का फायदा हुआ। जबकि लेकिन फायदा और किसको हुआ? इसको तो उत्पादन का फायदा हुआ, लेकिन इसका फायदा भाई इसके फायदा जो है आईजीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार को भी हुआ, और जहां इसने बेचा इसको भी, उत्तराखंड को भी फायदा हुआ एसजीएसटी के माध्यम से। लेकिन उसको ये नाम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आईजीएसटी कहते हैं। क्लियर होगा? ठीक है, तो क्या आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं? इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला? जीएसटी 4 प्रकार का होता है सर। एक कौन सा होता है आपका? सेंट्रल जीएसटी, जो केंद्र सरकार अपनी राज्य सीमा के अंदर उत्पादित होने पर लगाती ही लगाती है। दूसरा आपका होता है एसजीएसटी, जो किसी राज्य सरकार अपने अंदर होने उत्पादन पर लगाती है। ठीक है। तीसरा होता है आपका यूटीजीएसटी, जो यूनियन टेरिटरी वाले राज्य हैं वो अपने राज्य में लगाते हैं। ठीक है। फिर चौथा कौन सा होगा? आईजीएसटी, जब एक राज्य बनता है दूसरा राज्य में दिखता है। ठीक है। तो ये रहा आपका ऑल अबाउट टैक्सेस। ठीक है। तो यहां पे हमारे कर जो है वो सारे धराशायी हो जाते हैं। टैक्सेस में आपको इतना ही पढ़ना है, बस क्या करना, क्वेश्चन लगा लेना, 2-4 क्वेश्चन। ठीक है। घटना चक्र वगैरह आप जो भी लगाते हैं, और आपका टॉपिक जो है जल्द से समाप्त हो जाएगा। आपको इससे अतिरिक्त इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।